हेलो क्लास 9th के बच्चों, आज की वीडियो के अंदर मैं बात कर रहा हूं भाई चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है, यूज ऑफ कोऑर्डिनेट की। कौन सी एक्सरसाइज भाई? एक्सरसाइज नहीं, एंड ऑफ द चैप्टर का पार्ट 2 कवर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने पार्ट 1 कराया था जहां पे क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 8 तक हमने क्या करे थे, कवर कर रखे थे। अगर वो वीडियो नहीं देख रखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहां से जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन जो पार्ट टू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक बातें दोबारा रिकॉल करा देता हूं जो कि इस वीडियो के अंदर यूज होने वाली है। कौन सी बेसिक बात है भाई? पहली बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपको कभी डिस्टेंस निकालना हो बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंटों के बीच का क्या निकालना हो, मुझे डिस्टेंस निकालना हो। जैसे कि मान लेते ये हमारा एक पॉइंट है, ठीक है, ए, जो कि x1 नाम दे देते हैं और इसको y1, और जो दूसरा पॉइंट होता है b, इसको नाम दे देते हैं हम क्या, x2 और y2। मैं बोलता हूं कि इनका डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस मतलब कि AB की लेंथ कितनी है, AB कितने सेंटीमीटर है, ये पता लगाना है। तो आप बोलोगे भैया बेसिक सी बात है कि फॉर्मूला लगा देंगे हम, कौन सा, x2, ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगा जब भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना होता है तो क्या लगाते हैं हम, डिस्टेंस फॉर्मूला। या मैं बोलूं दो पॉइंट दे दे, उनकी लेंथ पता लगाओ कि भाई ए पॉइंट यहां है, बी पॉइंट यहां पर है, इसकी लेंथ कितनी होगी, तो हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरी बात आपको याद होनी चाहिए आज की क्लास में, जिसका नाम होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या नाम होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब ये कब एंट्री मारता है मिड पॉइंट फॉर्मूला बच्चों? भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला तब एंट्री मारता है जब जैसे कि मेरे को ए दे रखा है क्या, x1 y1, और ये बी है जिसका नाम है x2 और y2। ये दो पॉइंट मिल रहे थे एग्जैक्ट बीच में, बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट आ गया जिसका नाम था C, जिसका नाम क्या था, C था। और मैं बोलता हूं इस C की वैल्यू बताओ, इस C की क्या बताओ, वैल्यू बताओ कि क्या कोऑर्डिनेट रहेंगे। तो भाई वहां लगाते हैं हम मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। कि अगर दो पॉइंट मिल रहे हैं और इसको बीच में एग्जैक्ट सेंटर में कोई पॉइंट आके उसको क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है, बिल्कुल सेंटर का मतलब जो गैप AC का होगा वही गैप BC का होगा, तब एंट्री मारता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कोमा y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन में 2। क्लियर? ये फॉर्मूला कहां से ड्राइव हुआ, अभी अगला क्वेश्चन कराऊंगा उससे आपको पता चल जाएगा। क्लियर? तो अभी ये आपको ध्यान रखना है, एक डिस्टेंस फॉर्मूला और एक मिड पॉइंट फॉर्मूला। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। जरा क्वेश्चन पे ध्यान देना, कहता है कि द फ्लोइंग इज, ठीक है, द फ्लोइंग टेबल शो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ये हमारी टेबल थी, यही टेबल क्या कर रही है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बता रही है कौन कौन से S, M और T, कि भाई S दे रखा है, M दे रखा है और T दे रखा है। अब कहता है इन इच केस, हर एक केस के अंदर स्टेट वेदर M इज द मिड पॉइंट। आपको ये देखना है कि क्या हर एक केस के अंदर M जो है वो मेरा मिड पॉइंट है या नहीं है, कि जो M है वो मिड पॉइंट है या नहीं है। अब किसका भाई उसने बताया, किसका चेक करना है? आप बोलोगे भैया सेगमेंट ST का चेक करना है। किसका, ST का, कि S और T के बीच में, एग्जैक्ट बीच में M आता है या नहीं आता, ये बात आपको क्या करनी है, चेक करनी है। क्लियर? तो जैसे कि मैं समझना चाहूं केस नंबर फर्स्ट, मतलब पहला ही पार्ट, कि पहले ही पार्ट में मुझे क्या देखना है, पहले पार्ट में मुझे ये देखना है कि जो मेरे को S दे रखा है, क्या दे रखा है, -3,0, और जो मेरे पास T था, क्या इसके बीच में, एग्जैक्ट बीच में मेरा ये पॉइंट आता है या नहीं आता, ये बात मुझे चेक करनी है। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि अगर मैं बिल्कुल सेंटर में हूं तो इधर का गैप और इधर का गैप इक्वल होगा या नहीं होगा, कमेंट में बताना। तो आप बोलोगे भैया डेफिनेटली होगा। सेंटर का मतलब ही क्या होता है, जो गैप इधर का है वही गैप इधर का होगा, दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो वही कहानी यहां पर है। पहले हम देखेंगे यहां से लेके यहां तक का गैप कितना है। क्लियर? फिर हम चेक करेंगे कि यहां से लेके यहां तक का गैप कितना है। अगर ये दोनों गैप इक्वल हो गए, अगर ये दोनों गैप क्या हो गए बच्चों, इक्वल हो गए, तो हम बोलेंगे M इज द मिड पॉइंट। अब गैप चेक करने के लिए या लेंथ चेक करने के लिए या डिस्टेंस चेक करने के लिए क्या लगाएंगे, आप बोलोगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहां लगेगा हमारा, सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे हम बिटवीन S एंड T के बीच में, सॉरी S एंड M के बीच में। ठीक है, क्लियर? तो हम यहां का डिस्टेंस चेक करेंगे कि भाई साहब S, जो S था हमारा,
और साथ के साथ जो हमारा m था इसका डिस्टेंस कितना है। और डिस्टेंस पता लगाने के लिए क्या लगाते हैं, आप बोलोगे भैया डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। और यहां पर मुझे पता है ये x1 होती है, ये y1 होती है, ये कौन होती है x2 और ये y2। क्लियर। तो अब जरा लगाते फॉर्मूला, अंडर रूट x2 की जगह क्या रखा 0 माइनस x1 की जगह 3, तो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, माइनस माइनस बच्चों आप बोलोगे प्लस हो जाता है सर जी। क्लियर। y2 कितना था 0 और ये भी कितना था 0। क्लियर। ठीक है। अब चले जरा आगे, आप बोलोगे डेफिनेटली। तो यहां से हमने देखा कि भाई ये आ गया 3 का स्क्वायर और ये हो गया 0 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 का रूट कितना हो जाता है 3। तो हमने देखा कि भाई h से लेके m तक का जो गैप आ रहा है वो कितने यूनिट आ रहा है, 3 यूनिट आ रहा है। अब मैं अगली बार ऐसे ही किसका गैप चेक करूंगा, आप बोलोगे भैया m से लेकर t तक का, किसका, m से लेकर t तक का। तो अब डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन m एंड t। t क्या था हमारे पास, चेक कर लेते हैं t क्या था हमारे पास। तो आप बोले भैया t था 3,0, 3,0। क्लियर। तो यहां भी हमने देखा डिस्टेंस को लेकर m हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, 0,0 था, और t मेरे को दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, 3,0 है। तो यहाँ ये कौन होता है, आप बोलोगे ये x1, ये कौन होता है y1, मैं बोलूँ ये कौन होता है, आप बोलोगे x2, ये कौन होता है y2। लगा दे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर। तो जल्दी से लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहले हमको फॉर्मूला लिखना होता है, फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपको अच्छे से याद होता चले जाएगा। क्लियर। ठीक है। तो अंडर रूट x2, मैं x2 की जगह बोलूं तो आप बोलोगे 3 है, मैं पूछूं x1 की जगह 0 है, 0 लगा दिया, प्लस ये कितना था 0, फिर ये कितना था 0, तो भाई ये हो गया कितना 3 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 0 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे ये 3 का स्क्वायर होता है 9, और 0 का स्क्वायर 9, वो 0 होता है, तो आंसर कितना आ गया 3 आ गया। तो हमने क्या देखा, हमने क्या देखा कि भाई SM का गैप भी 3 था, और MT का गैप भी कितना था, इधर का गैप भी कितना था 3 यूनिट। तो बताइए क्या ये हमारा मिड पॉइंट होगा या नहीं होगा, आप बोलोगे होगा, बिल्कुल, क्योंकि मिड का मतलब होता है इधर का जो गैप है, इधर का जो गैप है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो डिस्टेंस था, जो हमारा डिस्टेंस था, ठीक है, किसका, SM का, वो बराबर है डिस्टेंस ऑफ ठीक है MT के, इक्वल टू कितना था 3 यूनिट था। क्लियर। तो इसलिए हम बोलेंगे कि हेंस, ठीक है, M इज मिड पॉइंट ऑफ ठीक है, किसका, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ किसका, कोऑर्डिनेट ऑफ S एंड T। यही कहानी हमको इधर लिखनी थी बस। क्लियर। तो उम्मीद है कि आपको मिड पॉइंट पता लगाना आ गया होगा कि भाई अगर कोई 3 पॉइंट देते और बीच वाला मिड पॉइंट पता लगाना हो तो हम पहले क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। क्लियर। तो ऐसे ही अब आप इसी का ही, ठीक है, इसी का ही सेकंड वाला पार्ट ट्राई करोगे। क्या इसके बीच में हमारा, मैं पूछूं क्या S और T और के बीच में M आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। क्लियर। तो जरा समझते हैं हम कि केस नंबर हमको सेकंड में चेक करना है कि भाई जो हमारे को पॉइंट दे रखा है, कौन सा पॉइंट दे रखा है, एक तो दे रखा है S और दूसरा हमारा M और तीसरा क्या है T है, जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3 और इसका कोऑर्डिनेट है 3,4 और इसका कोऑर्डिनेट क्या था 4,5, 4,5। अब ऐसे हमको इसका चेक करना है कि भाई क्या इस पॉइंट के अंदर M जो है वो मिड पॉइंट है या नहीं। तो क्या करेंगे, तो आप बोलोगे भैया सबसे पहले तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस निकालोगे किसके बीच में, तो आप बोलोगे भैया डिस्टेंस निकालोगे बिटवीन S एंड T के बीच में, सॉरी M के बीच में, क्योंकि मेरे को ये पता होना चाहिए कि भाई इसके बीच का गैप कितना है, ये कितने यूनिट है,
जितना ये होगा, अगर उतना ही ये होता है तो हम बोल देंगे ये मिड पॉइंट है, अगर नहीं आ रहा तो हम क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट नहीं है। तो डिस्टेंस निकालोगे, ठीक है, और डिस्टेंस निकालना अभी सिखाया था या नहीं सिखाया था, कमेंट में बताना, सीखा या नहीं सीखा तुमने, क्लियर। तो आप बोलोगे ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब आप देखोगे कि भाई किसके बीच में निकालना था, s और m के बीच में, S और M के बीच में निकालना था। तो मुझे पता है ये कौन होगा, आप बोलोगे x1, ये कौन होगा y1, ये कौन होगा, आप बोलोगे x2, ये कौन होगा y2। इतनी बात क्लियर है। अब लगा देते हैं जरा फॉर्मूला, अंडर रूट, ठीक है, x2 कितना था, x2 आप बोलोगे 3 माइनस x1 कितना था, आप बोलोगे 2 था, का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट y2 कितना था, आप बोलोगे 4, और ये कितना था 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 3, ठीक है। अब कैलकुलेशन करते हैं, 3 में से 1 गया तो ये, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, फिर 3 में से 1 गए, ओ 4 में से 3 गए तो 2, 1 बचा। अब भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, क्या आंसर आ गया, √2, क्लियर। अब ऐसे ही, अब मैं ऐसे ही किसका डिस्टेंस निकालूंगा, तो आप बोलोगे भैया ऐसे ही आप डिस्टेंस निकालोगे किसके बीच का, कि बिटवीन m, ठीक है, m एंड t के बीच का। और डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, आप बोलोगे भैया फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, आप बोलोगे वही वाला, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और मुझे पता है इसके बीच में ये वाला कौन होगा, आप बोलोगे x1, ये कौन y1, ये कौन x2, ये कौन y2। जरा रखकर देख लेते हैं। तो अंडर रूट x2 कितना था, आप बोलोगे 4 माइनस x1 कितना था 3 था, का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना था, आप बोलोगे 5 माइनस y1 कितना था, आप बोलोगे 4। कैलकुलेशन करें, 4 में से 3 गया तो 1 का स्क्वायर, 5 में से 4 गया तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 तो बोले तो कितना आ गया, √2 आ गया। तो देखिए क्या ये बराबर आया कि ऊपर वाले का डिस्टेंस था है ना √2, और इधर भी कितना आया √2। तो क्या बताइए ये इसका मिड पॉइंट होगा या नहीं होगा, आप बोलोगे डेफिनेटली भैया ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है, क्लियर। क्योंकि जो गैप SM का है वही गैप किसका है, ST का है। जो गैप किसका है, जो डिस्टेंस हमारा SM का है, SM वो बराबर है किसके बराबर है, डिस्टेंस ऑफ MT के, जो कि कितना था, √2 था। तो इसलिए ये भी क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा, क्लियर। अब जरा थोड़ा सा और पीछे देखते हैं दोबारा से, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसका ये वाला केस निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे, थर्ड वाला केस। अब बोलोगे भैया आराम से निकाल लेंगे। अब ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। पहले चेक करेंगे इन दोनों का गैप कितना आ रहा है, ठीक है, इन दोनों का गैप कितना आ रहा है। अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं तो ये हमारा आ रहा होगा 5 आ रहा है। फिर चेक करेंगे इन दोनों का गैप, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 15, ठीक है, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट नहीं होगा। सेम कहानी इस तरीके से हम इसका निकालेंगे। तो ये डायरेक्ट आप लोग निकालना, कमेंट में बताना कि क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरे केस का आंसर क्या आपका डिस्टेंस इक्वल आया, ओ सॉरी, क्या ये M इसका मिड पॉइंट हुआ या नहीं हुआ। सेम कहानी इसका बताओगे, क्लियर। अब इसने यहां बोला कि जब M क्या था, इज द मिड पॉइंट ऑफ S और T का। आपने क्या देखा कि M क्या है, मिड पॉइंट है किसका, S और T का। तो कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन, कुछ ऐसा कनेक्शन निकलेगा बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऑफ M, S और T। अब भाई देखो इसने बोला कि कोई कनेक्शन निकाल सकते हो, तो भाई कोई बंदा अगर बीच में है तो वो उसका क्या होगा, एवरेज होता है, एवरेज मतलब आसपास उसका। तो मैं ये बोलूंगा इस कनेक्शन के बारे में, ठीक है, इसके आंसर के बारे में ये बात लिखूंगा कि M इज एवरेज ऑफ, ठीक है, किसका, सम ऑफ पॉइंट, ठीक है, S एंड T का। कि जो M था वो एक एवरेज था किसका, सम ऑफ पॉइंट S एंड T का। मतलब ये हो गया कि भाई जो x वाला बंदा है, जो कि हमने याद करा था x1 प्लस x2 अपॉन में 2, एवरेज का मतलब ही यही होता है कि दो पॉइंट थे तो 2 से डिवाइड कर दिया, 3 पॉइंट होते तो 3 से डिवाइड कर देता, 4 पॉइंट होते तो 4 से डिवाइड करता। सेम कहानी y के लिए क्या लिखूंगा, y1 प्लस y2 अपॉन में 2,
क्लियर। तो उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ आ गई, नीचे इसने क्या बात पूछी थी। क्लियर। तो आपको यही लिखना है, m इज द एवरेज ऑफ द सम ऑफ द पॉइंट s एंड t, और फिर फॉर्मूला लिखकर दिखा देना है। क्लियर। अब चलते हैं जरा हम आगे की साइड। ठीक है, ये हमारा केस 2 भी हो गया था। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है जरा समझते हैं हम। क्या कह रहे हैं कि यूज द कनेक्शन ऑफ, है ना, कनेक्शन यू फाइंड टू, सॉरी, फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। मुझे भाई कनेक्शन यूज करना है। अभी देखते हैं किसके बीच में यूज करना है, लेकिन इससे पहले बोल दिया कनेक्शन का यूज करते हुए मुझे बी पॉइंट देखना है। गिवन दैट, जहां मुझे दिया गया m क्या था, m क्या था, m इज द मिड पॉइंट। m क्या था, मिड पॉइंट था। m क्या था, मिड पॉइंट था। किसका मिड पॉइंट था, a और b। तो कनेक्शन मिला या नहीं मिला। ठीक है, तो एक कनेक्शन दे रखा था। क्या कनेक्शन दे रखा था बच्चों की a और b एक हमारा है, और उसके बीच में मिड पॉइंट कौन है, मिड पॉइंट कौन है, m है। तो जरा समझते हैं हम कैसे होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको दिखा कि भाई a और b था। कौन था, a और b था। ये हमारे पास a हो गया और ये हमारे पास बी हो गया, और इसके बीच में ही क्या दे रखा था, एम दे रखा था। क्या दे रखा था, एम दे रखा था। तो मुझे बी पॉइंट बताना है। अब लॉजिकल बात है कि क्वेश्चन में मिड पॉइंट दे रखा है और वैल्यू पूछ रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। कौन सा लगेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्लियर हुई बात, क्योंकि मिड पॉइंट दे रखा है और दूसरा कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो हमारा एंट्री क्या मारेगा इधर, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं कि हम पहले लिख देते हैं कि जो एम था, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है, मिड पॉइंट है किसका है, ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट मतलब लाइन हो गई एक तरीके से, सेगमेंट ए बी का। क्लियर। अब मिड पॉइंट की बात कर रहा है तो फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है बच्चों, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, फिर कॉमन लगाया, y इजकल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये हमारा पॉइंट होता है। अब इधर ध्यान देना, जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है ये हमारा x1 y1 होता है। क्लियर हुई बात। ये जहां पर एंडिंग होता है इसको हम बोलते हैं बच्चों x2 और y2 बोलते हैं। क्लियर, ध्यान रखना, इनिशियल पॉइंट मतलब शुरुआती पॉइंट में हमारा x1 y1 होता है, एंडिंग पॉइंट हमारा x2 और y2 होता है। जो डिवाइड कर रहा है मतलब जो मिड में होता है इसका नाम होता है x और y होता है। इसका नाम क्या होता है, x और y। अब देखो कि जिसकी वैल्यू पता है फॉर्मूले के हिसाब से रख दो। मैं पूछूं कि भाई x की जगह क्या रखूं, तो आप बोलोगे x1 रखें, नहीं, बात कर रहा हूं x की वैल्यू ढूंढो। इस लाइन में x की वैल्यू कहां पर है, कहां पर है। आप बोलोगे भैया x की वैल्यू तो ये रही, कितनी थी, -7, तो -7 लिख दिया। इजक्वल टू का साइन है, इजक्वल टू लगाया। x1 ढूंढ भाई, x1 कितना है, साफ साफ दिख गया कितना था, 3, तो 3 लिख दिया। प्लस का साइन है, प्लस लगाया। x2 ढूंढो कहां पर है, x2 की जगह क्या दिख रहा है, x, तो हमने x लिख दिया। पहला फॉर्मूले का हमने काम कंप्लीट किया। जहां पर जो चीज है वो चीज लिख रहा हूं। अब लॉजिकल बात है, x की वैल्यू निकालनी, तो जो डिवाइड की चीज होती है इधर जाके क्या होती है, आप बोलोगे डिवाइड की चीज इधर जाके मल्टीप्लाई होती है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, आप बोलोगे 14। क्लियर। तो प्लस की चीज इधर जाकर आप बोलोगे माइनस, क्या होती है, माइनस कर दिया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे -17 आ गई। क्लियर। ऐसे ही मुझे क्या निकालना था बच्चों, y निकालना था। तो अब मैं देखूंगा y के लिए कि भाई y की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 1 था। इक्वल टू y1 कितना था, y1 आप बोलोगे -4 था। प्लस y2 कितना था, y2 ढूंढो, y2 कहां है, आप बोलोगे वो रहा भैया, कितना था, y था, और अपॉन में 2 है तो 2 लगा दिया। डिवाइड की चीज जाकर मल्टीप्लाई हो गई, -4 प्लस y। ठीक है, इतना समझ आ रहा है ना। क्लियर, कमेंट में बताना। तो माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, आप बोलोगे 6 आ गई। तो मेरा जो पॉइंट था, b, वो क्या बनेगा, तो आप बोलोगे x, y था। तो x की वैल्यू क्या थी, आप बोलोगे -17, और y की वैल्यू क्या निकली, 6 निकली। तो इजी क्वेश्चन था या नहीं था। क्लियर। तो भाई अगर किसी क्वेश्चन में मिड पॉइंट दे रखा और कोई दूसरा कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो एंट्री क्या मारेंगे हम, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर। तो मिड पॉइंट पे जहां x की बात हो रही है x की वैल्यू रखो, जहां x1 की बात हो रही है x1 रखो, जहां x2 की बात हो रही है वहां x2 रखो। और लॉजिकल बात है कि जो इनिशियल पॉइंट होता है x1 होता है, टर्मिनेटिंग मतलब एंडिंग पॉइंट क्या होता है, x2 होता है। जहां पर वो काट रहा है वो हमारा x और y कहलाता है। चलिए अब जरा आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
और हाँ एक और चीज, इसकी जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। क्लियर? अब समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है पी क्यू बी द पॉइंट, ये पॉइंट है जो ट्राइसेक्शन करते हैं। अब भैया ये ट्राइसेक्शन क्या बवाल आ गई, ये ट्राइसेक्शन क्या है? तो बेटा जी ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, 2 वर्ड ध्यान रखना, बाइसेक्ट करना, ये तो हमको पहले से ही पता है, बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट होता है, इक्वल पार्ट। ट्राइसेक्शन या ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट। कितने? 3 इक्वल पार्ट। अपनी एनसीईआरटी में लिख लेना, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है? 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो कह रहा है पी क्यू जो होता है, जो पॉइंट है, ये दो जो पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है वो डिवाइड कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। किसको डिवाइड कर रहे हैं? आप बोलोगे ए बी को डिवाइड कर रहे हैं। किसको डिवाइड कर रहे हैं? ए बी को। मतलब कि भाई जैसे कि मानना क्या, हमारे पास ये लाइन ही है ए बी, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं? पी क्यू डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कि एक हमारे पास पी आ गया, एक हमारे पास क्यू आ गया, तीनों इक्वल पार्ट है। मतलब जो गैप एपी का होगा, अगर एपी का गैप 2 यूनिट है तो पी क्यू का गैप भी कितना होगा? 2 यूनिट। इधर का गैप 2 है तो इधर भी 2 होगा, और इधर भी कितना होगा? 2 होगा। अगर इधर का गैप 3 होता तो इधर भी कितना होता? 3 होता, और इधर भी क्या होता? 3 होता। इक्वल पार्ट का मतलब ये होता है। ठीक है, अब बात आती है भैया आपने ए के पास ही पी क्यू रखा, आप इसको तो ऐसे भी लिख सकते थे, पी यहां लिख दो, क्यू यहां लिख दो, हो सकता था। ठीक है ना? तो आप वो देखते हैं क्यू रखा, तो भाई इसने थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ो, आगे क्या लिखा। क्यू जो होता है वो क्लोजर होता है, क्लोजर का मतलब पास होता है, किसके? बी के। तो बी के पास जो भी पॉइंट आएगा वो कौन सा वाला होगा? क्यू वाला होगा, इसलिए क्यू को मैंने वहां लिखा। क्लियर? सेम बात। ठीक है, और P के लिए भी लिखा था कि P जो होता है वो किसके क्लोज होता है? A के, तो A के लिए लिख दिया, इसलिए मैंने लिखा था P को यहां पर और Q को यहां पर। अब कहता है यूजिंग योर नॉलेज, अपनी नॉलेज का यूज करते हुए आपको बताना हाउ टू फाइंड, कैसे आप फाइंड करोगे कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट, कि भाई इनके जो भी मिड पॉइंट है ना, ये आप कैसे ढूंढोगे। हाउ यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी और क्यू, साफ साफ लिखा भी है, पी और क्यू का आपको ढूंढ के बताना है कि पी और क्यू क्या होगा। डू दिस फॉर द केस वेयर द पॉइंट, आपको ए दे रखा है मैंने 4,7 दे रखा है, और ऐसे बी दे रखा है, क्या दे रखा है? 6,-2 दे रखा है। ठीक है, तो इसमें मुझे पी और क्यू की वैल्यू ढूंढनी है। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि मान लेते हैं, ठीक है, जो हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, वो मान लेते हैं क्या माने? एक्स वाई मान ले, या ए बी सी डी, जो मानना है मान लेते हैं हम। ठीक है, ए कॉमा बी, और एंड जो क्यू था उसको क्या मान लेते हैं? सी कॉमा डी मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब ध्यान देना मेरी बात पर, समझते हैं हम। यहां से इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखो ए और बी है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा गया। 3 इक्वल पार्ट का मतलब जो गैप इधर है वही गैप इधर होगा, वही गैप मेरा इधर होगा। अगर इधर 2 का गैप है, इधर भी 2 का होगा, इधर भी 3 का होगा। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या P ए बी का मिड पॉइंट होगा? पूछ रहा हूं, क्या P ए बी का मिड पॉइंट होगा? आप बोलोगे ना ना भैया, पी ए बी का मिड पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए बी का मिड पॉइंट होगा तो यहां से लेके यहां तक का जो गैप है ना, ए बी तक का गैप, वो तो हमारा ज्यादा हो गया, और यहां पे मेरा कम गैप है, तो पी तो ए बी का मिड पॉइंट नहीं हो सकता। तो मैं पूछू किसका हो सकता है बेटा जी? तो आप बोलोगे भैया जो गैप यहां पर है, अगर यहां पर 2 यूनिट का गैप है तो आप देखोगे यहां पर भी 2 यूनिट का गैप है, तो P जो होगा वो किसका मिड पॉइंट है? तो आप बोलोगे P जो है वो हमारा मिड पॉइंट होगा, किसका? AQ का मिड पॉइंट होगा। किसका होगा? AQ का। कैसे? देख लो भाई, जो गैप 2 का अगर मैं यहां मान रहा हूं तो 2 का गैप इधर होगा, अगर 3 का गैप इधर मानता तो 3 का गैप इधर होता, 4 का गैप इधर मानता तो 4 का गैप इक्वल होता, क्योंकि मिड पॉइंट बोलता है कि इधर का गैप भी और इधर का गैप भी दोनों आपस में क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। क्लियर हुई बात? क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मतलब क्या हुआ कि भाई हम ये समझे कि भाई पहला केस के अंदर कि जो हमारा P है वो मेरा मिड पॉइंट होगा। किसका मिड पॉइंट होगा? आप बोलोगे ए क्यू का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है,
ए क्यू का मिड पॉइंट होगा, कौन, पी। अब मुझे क्यू तो नहीं पता था, तो क्या माना हुआ था, सी कॉमा डी। क्यू ये भी नहीं पता था, ये क्या था, ए कॉमा बी। अब सोच भाई क्या करने वाला हूं। अब बोलोगे भैया अब आप इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने वाले हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूले में मुझे पता है ये कौन होता है बच्चों, x1, ये कौन होता है y1, ये कौन होता है, आप बोलोगे x2, ये कौन होता है y2। मैं पूछूं ये कौन, तो आप बोलोगे भैया ये वाली वैल्यू x होती है और ये वाली वैल्यू y होती है। लगाते भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन में 2, कॉमा y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन में 2। यही होता है या नहीं होता, क्लियर। x की जगह क्या रखूंगा, आप बोलोगे भैया a रखोगे, ओके जी, वेरी गुड। इक्वल टू x1 की जगह क्या है, आप बोलोगे 4 था, प्लस x2 की जगह कितना था, c था, अपॉन में 2 है तो 2 लगा दिया, क्लियर इतना। अब ये डिवाइड की चीज इधर जाके आप बोलोगे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2a बराबर क्या आ गया, 4 प्लस c आ गया। यहां तक हमने इसको अभी स्टॉप करा, अभी और देखेंगे क्या होना है, क्लियर। सेम कहानी y कितना था, आप बोलोगे b था, इक्वल टू y1 कितना था, y1 7 था, प्लस y2 कितना था, y2 अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे d था, और अपॉन में 2 है तो क्या लगा दिया, 2। डिवाइड की इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गई। अभी मैं इतना ही समझा, इतना सा कर क्लियर। सेम बात मैं अगर आपसे पूछूं, क्या बच्चों ये बात बताओ कि क्या क्यू जो है कमेंट में बताना कि क्यू जो है वो किसका मिड पॉइंट होगा, ए बी का मिड पॉइंट होगा या बीपी का मिड पॉइंट होगा, कि ए बी का मिड पॉइंट होगा या बीपी का होगा। तो आप बोलोगे ये मिड पॉइंट का मतलब जो गैप इधर है वो गैप इधर होना चाहिए। तो एक तरीके से ये किसका मिड पॉइंट निकला, पी बी का मिड पॉइंट निकला। तो अब जरा इसकी कहानी कंप्लीट करते हैं हम। ठीक है, तो हमने अगला केस करा, केस नंबर 2, केस नंबर 2। ठीक है, जहां पर मुझे पता था कि जो Q है वो मेरा मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, बीपी का या पीबी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, पी बी, और इसका मिड पॉइंट कौन था, हमारा Q था। P की वैल्यू कितनी थी, P नहीं पता, P नहीं पता, माना था मैंने A कोमा बी, तो A कोमा बी हो गया। Q क्या था, नहीं पता था, C कोमा डी हो गया। B कितना था, 16 कोमा -2 था। यहां तक क्लियर। अब मुझे पता ये कौन होता है, आप बोलोगे x1, ये कौन y1, ये कौन x2, ये कौन y2, ये कौन हो जाएगा x और ये कौन हो जाएगा y। जरा इधर भी लगा देते बच्चों फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन में 2। मैं पूछूं x की जगह क्या है, x की जगह क्या है, तो आप बोलोगे c, इक्वल टू x1 की जगह क्या है a, x2 की जगह क्या है 16 अपॉन में 2 है तो क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। यहां तक कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। ठीक है जी, चले आगे चलें। ठीक है, तो डिवाइड की चीज इधर जाके क्या हो जाएगी, आप बोलोगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ गया a प्लस 16 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं भैया। चलिए आगे जरा देखते हैं अब। y बराबर क्या था, आप बोलोगे y1 प्लस y2 अपॉन में 2 था। y की जगह क्या था, आप बोलोगे d था। y1 कितना था, आप बोलोगे b था। ठीक है, y2 कितना था, आप बोलोगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस अपॉन में क्या आ गया 2। डिवाइड की चीज इधर जाकर मल्टीप्लाई, 2d बराबर क्या हो गया, b माइनस 2 हो गया। अभी वैल्यू नहीं निकली है, अभी वैल्यू नहीं निकली। अब सोचते हैं कि भाई करे तो करे कैसे इसके आगे। ठीक है, तो आप देखो कि a और c कहां पर है। अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता, ठीक है, जैसे हमारा ये पीछे यहां तक आ गए थे हम, ठीक है, कंपैरिजन करें इधर से मैं कंपैरिजन करूं, ए और सी, ए सी ए सी यही नजर आ रहे हैं ना बच्चों, आप बोलोगे हाँ भैया। तो मैं यहीं से ही मैं आपसे बात पूछ रहा हूं कि अगर मैं पूछूं कि ए की वैल्यू मुझे पता है, कहीं ए की वैल्यू, तो आप बोलोगे ए तो नहीं पता था, 2a पता था। मैं बोलूं ए की वैल्यू कहां है, तो आप बोलो भैया ए यहां पर तो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर आप देखो तो ए की वैल्यू आपको पता है कि ए की जगह 4 प्लस सी अपॉन क्या लिख सकते हैं, 2। तो भाई इस पार्ट में ये चीज ध्यान रखना था कि यहां से मैं इसको हटाकर, ठीक है, यहां से हटाकर इसको इतना ही रखूंगा और इसको नाम डिक्लेयर कर दूंगा मैं क्या, इक्वेशन
1 लिख दूंगा। और यहां पर इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते टाइम 2c अपनी जगह रखूंगा और एक ही जगह जो वैल्यू रखूंगा वो रखूंगा 4 प्लस सी अपॉन में 2 और प्लस का 16 है तो क्या लगाऊंगा 16 लगाऊंगा। और ये बात लिखूंगा कि कहां से आई, तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से आई। ठीक है, ये चीज आपको इधर ध्यान रखना था इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई यहां पर यही बात रखनी थी कि यहां पर हमने देखा कि यार 2c बराबर a प्लस 16 है तो कहीं से भी a की वैल्यू मिल जाए। अब a की वैल्यू कहां से ढूंढता, तो आपने देखा कि a बराबर क्या आ गया 4c प्लस 2 था, तो यही हमारी इक्वेशन बन हो गई और मैंने इधर उठाकर पुट कर दी। सेम कहानी, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, क्या इधर भी कोई इलाज हो सकता है? सोचो, b की जगह वैल्यू कहीं से रख सकता हूं, तो आप बोलोगे पीछे आते तो भैया आपने पीछे आए तो पीछे तो यहां पर 2 भी था, मुझे तो b की वैल्यू चाहिए थी सॉरी, तो b की वैल्यू कहां थी, ऊपर थी, तो मतलब हम इसको हटा देंगे, तो इसको नाम दे देंगे क्या, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है बात? तो हम क्या करेंगे, b की जगह रख देंगे 7 प्लस डी अपॉन में 2 माइनस 2, और ये बात कहां से आई, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इतना समझ कर देखो क्या करा मैंने। क्लियर कि भाई मैंने पहले इनका मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, फिर उसका मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, फिर मैं यहां पर जब ये पार्ट कर रहा था तो यहां फंस गया, सोच रहा था कि कहीं से a की वैल्यू मिल जाए और मेरा काम कंप्लीट हो जाए। तो a की वैल्यू कहां से ढूंढी मैंने, पीछे से, जो मैंने पीछे यूज कर रखा था। सेम बात इधर भी b की वैल्यू कहां से ढूंढी, जो मेरे पास पीछे था। अब क्या करना है, अब क्या करना है बच्चों, इक्वेशन सॉल्व करनी है, जो कि अगले पेज पे करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारे पास था 2c बराबर, ठीक है, ठीक है, 4 प्लस सी अपॉन में 2 प्लस का 16, पहली चीज ये थी। और इसी के ही बगल में क्या चल रहा था, आप बोलोगे भैया 2d बराबर 7 प्लस डी, ठीक है, 2d बराबर 7 प्लस डी अपॉन में 2 और माइनस का 2, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। कैसे करें जी, तो देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली इस 2 को इधर भेज देंगे, यही पहले मिस्टेक्स हो जाती है, यहीं पे पहले मिस्टेक हो गई। ये कहानी आपको नहीं करनी बच्चों, क्योंकि ये 2 अभी इसलिए नहीं जा सकता, जब तक ये पूरे के नीचे नहीं हो तब तक ये 2 इधर नहीं जा सकता। अब पूरे के नीचे नहीं है तो भाई या तो इसके नीचे आप 1 मानकर एलसीएम ले लो। क्या ले लेते हैं हम, एलसीएम। ठीक है, क्लियर, क्या ले लेते हैं हम, एलसीएम। तो 1 और 2 का एलसीएम क्या आता है, आप बोलोगे 2 आता है। तो भाई सिंपल सी बात है, एलसीएम लेना आना चाहिए। जैसे इन नंबर में आप कैलकुलेशन करना जानते हो ना, कैसे प्लस करते हैं, आप बोलोगे हाँ भैया इसका एलसीएम 6 आ गया। अब 2 की टेबल में 6 कितने पे आता है, वही चीज करते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही कहानी यहां पर है, या तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कि 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस सी हो गया, और प्लस का इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 32 हो गया। क्लियर, ठीक है। या फिर अगर आपको पता हो ये वाली कैलकुलेशन कैसे करते हैं तो काम और इजी हो जाएगा। आप बोलोगे भैया ये होता है मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन का मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो गया 6 हो गया, और प्लस में 4 है तो 4 लिख दो, अगर माइनस होता तो माइनस कर देते। तो वही कहानी आप यहां भी कर सकते थे, जैसे कि इधर की साइड करके दिखा देता हूं। तो हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन की तरह ट्रीटमेंट कर दिया कि इसको उठाकर क्या कर दिया, इधर मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट। ना तो एलसीएम का सोचा, ना मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई का सोचा, मैंने क्या सोचा, मिक्स फ्रैक्शन सोचा। क्लियर, अब तो कैलकुलेशन हो ही जाएगी यार, अब तो इजी हो गया। ये डिवाइड की चीज इधर जाके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो गया तो 4c। ठीक है, अब नंबर में नंबर ऐड करते हैं तो ये 36 हो गया, और प्लस का क्या हो गया c, प्लस का c इधर जाकर आप बोलोगे माइनस हो जाएगा। 4 में से एक c गया तो 3c बचा इक्वल टू 36। c बराबर कितना हो गया 36 अपॉन में 3, तो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास बच्चों, 12 आ गई। क्लियर, क्लियर। सेम कहानी इधर भी होगी, डिवाइड की चीज इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 7, इसका काम किससे होगा बच्चों, इससे होगा, तो 3 प्लस डी हो जाता है। ठीक है, और ये d इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3d बराबर क्या हो गया 3, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 3/3, तो d बराबर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो यहां से मुझे c भी पता चल गया, d भी पता चल गया। तो मैंने देखा
कि भाई साहब मुझे सी और डी पता चल गए, सी डी कौन था, क्यू की वैल्यू पता चल गई, अभी तक मुझे ए और बी की वैल्यू नहीं पता चली, तो क्या करेंगे, तो आप बोलोगे भैया जो सी की वैल्यू थी, सी बराबर जो 12 था, इसको आप पुट कर दोगे, कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी बच्चों, चेक करो क्या थी बच्चों इक्वेशन नंबर 1, तो आप बोलोगे 4 + c अपॉन में 2, क्या था 4 + c अपॉन में 2, तो इधर हम पुट करेंगे कि a बराबर क्या था 4 + c अपॉन में 2, तो भाई हमने कैलकुलेशन करा तो ये हमारा कितना हो गया, a बराबर 16/2, तो ये हमारा आ गया 8, ए की वैल्यू भी निकल गई। ऐसे हम जो डी की वैल्यू आई है इसको पुट कर देंगे, कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, आप बोलोगे भैया इक्वेशन नंबर 2 देखो बच्चों कहां थी, आप बोलोगे बी बराबर था 7 + d/2, तो b बराबर 7 + d की जगह 1/2, तो b बराबर क्या हो गया 8/2, और काट दिया तो कितना आ गया 4, तो b बराबर क्या आ गया 4 आ गया। तो जो मेरा पॉइंट था वो क्या था p, आप बोलोगे a, b था, और जो मेरा q था वो क्या था पॉइंट बच्चों, c, d, यही माना था। तो अब देख लो कि हमको a की वैल्यू पता चली, क्या पता चली, आप बोलोगे 8, और b की वैल्यू कितनी थी 4, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। सेम कहानी q की वैल्यू क्या पता चली, आप बोलोगे 12, और ये कितना था 1, तो यही हमारा आंसर है, और इसने यही बोला था फाइंड द पॉइंट ऑफ p एंड q। क्लियर, तो इस क्वेश्चन की अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्योंकि यहां पर जो अभी चीज सिखाई है ना, ये चीज हमको सेकंड चैप्टर में पढ़ने को भी मिलेगी, तो जब हम सेकंड चैप्टर भी करेंगे ना तो वहां का बेस यहां पर काम आएगा, तो आराम से चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है हमारे पास। ठीक है, कहता है कि गिवन द पॉइंट, आपको ए पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है और सी पॉइंट दे रखा है। मैंने क्या कर रखा है, आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं जिसका नाम है ए, बी और सी, सो दैट दे लाई, आपको शो करना है कि दे लाई करते ऑन द सर्कल के, मतलब एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, इस सर्कल पर वो क्या कह रहा है भाई, लाई करते हैं कौन से पॉइंट, इसने बताया जैसे कि ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ये बात आपको इधर प्रूफ करनी है। क्लियर है बात, कि भाई जो पॉइंट है ए बी सी ये क्या कर रहे हैं हमारे, लाई कर रहे हैं। लाई का मतलब क्या होता है, होना, क्या होता है, होना, कि भाई ये भाई साहब ये है कहां पर है, ऑन द सर्कल, एक सर्कल था के, अब बताया जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, सेंटर मतलब ये वाला पॉइंट, ये जो सेंटर है ये सेंटर क्या है, ओरिजिन है, मतलब अगर मैं ग्राफ के अकॉर्डिंग बनाऊं तो भाई सेंटर ये मेरा ओरिजिन होगा, और ऐसे मैंने एक सर्कल खींच दिया, और ये पूछना चाहता है कि जो तीनों पॉइंट है मेरे, तीनों पॉइंट है ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, क्या सर्कल पर लाई करते हैं या नहीं करते। क्लियर, और फिर पूछा व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल के, कि सर्कल की रेडियस क्या होगी। ठीक है, क्लियर है बात कि सर्कल की रेडियस क्या होगी। फिर कहता है गिवन द पॉइंट, जो आपका डी और जो ई है वो चेक करना है वेदर डी एंड ई लाई, कि लाई का मतलब होना होता है कि विथिन द सर्कल, कि सर्कल के अंदर है, ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर है, या फिर आउटसाइड द सर्कल, कि सर्कल के बाहर है। ठीक है, मीनिंग क्लियर हुई क्वेश्चन की, कि भाई पहले कह रहा है कि आपको ये चेक करना है कि भाई जो हमारे 3 पॉइंट है ए बी सी, कौन से 3 पॉइंट, ए बी सी, ये सर्कल के ऊपर है या नहीं है, और जिसका सेंटर क्या था हमारा, ओ था। क्लियर, जिसका सेंटर क्या था, ओ था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर ये सर्कल पे होता है, सर्कल पे है या नहीं, तो पहले चेक करेंगे इसका और इसका क्या डिस्टेंस है। क्लियर, अगर सर्कल पर है, और वहीं फिर हम चेक करेंगे इसका और इसका क्या डिस्टेंस है, इसका और इसका क्या डिस्टेंस है। अगर इन दोनों का डिस्टेंस सेम हुआ, मतलब सॉरी इन तीनों का डिस्टेंस, तो हम बोलेंगे हाँ भाई साहब ये सर्कल पर है। अगर डिस्टेंस अलग अलग हुआ तो मैं बोलूंगा सर्कल पर नहीं है। अब मैंने ऐसी बात क्यों बोली, भाई साहब एक बात बताओ, ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सेंटर है, सेंटर से ये लाइन खींचते क्या कहलाती है, आप बोलोगे रेडियस। मैं बोलूं आपने ये वाली लाइन खींची, ये क्या कहलाएगी, आप बोलोगे ये भी रेडियस। मैं बोलूं ये लाइन खींची, ये भी क्या कहलाएगी, रेडियस। क्या इधर जितने भी लाइन खींच रहे हैं इन सब का गैप अलग होता है क्या, आप बोलोगे नहीं, सेम होता है। तो वही चेक कर रहे हैं कि एओ, ठीक है, ओ ए ओ बी और ओ सी का गैप इक्वल होगा या नहीं होगा। तो जल्दी से गैप चेक करने के लिए हम क्या लगाएंगे, आप बोलोगे भैया गैप चेक करने के लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस
डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ, जो था हमारा ओ, पॉइंट ओ क्या था 0,0 एंड ए क्या था हमारा, आप बोलोगे भैया ए था हमारा 1,-8, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इसके बीच का क्या निकालना है, मुझे डिस्टेंस निकालना है। ये हमारा O था 0,0 और ये मेरा A था जो कि क्या था 1,-8। अब डिस्टेंस निकालने के लिए क्या लगाएंगे, आप बोलोगे भैया आपने हमको याद करा दिया फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, आप बोलोगे भैया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। लगा देते हैं फॉर्मूला, अंडर रूट x2 क्या था, आप बोलोगे भैया ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है, यही होता है। ठीक है, तो x2 की जगह x2 की वैल्यू रखते हैं 1, x1 की जगह 0 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस माइनस का 8 - 0 का स्क्वायर हो गया, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, यहां पे बचा -8, कैलकुलेशन करते चले जाते हैं, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, और ये तो पता होगा ना कि माइनस का स्क्वायर करते तो क्या आता है, आप बोलोगे प्लस आता है, क्या आता है माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। ठीक है, ये बेसिक बात तो पता है, तो आंसर कितना आ गया, आप बोलोगे √65। ठीक है, 65 यूनिट हो गया। क्लियर, अब ऐसे ही हम चेक करते हैं क्या ओ और बी का भी डिस्टेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो दोबारा से डिस्टेंस निकालेंगे, किसके बीच में आप डिस्टेंस निकालोगे, आप बोलोगे भैया डिस्टेंस निकालेंगे बिटवीन ए, ठीक है, जो कि 0,0 है, एंड बी, बी पॉइंट क्या था, आप चेक कर सकते हो -4,7 था। क्लियर, तो डिस्टेंस निकाल कर देखते हैं, और डिस्टेंस निकालने के लिए क्या लगाएंगे बच्चों, आप बोलोगे भैया आप लगाओगे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, याद हो गया होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, याद हुआ या नहीं हुआ। क्लियर, अब लगा देते हैं फॉर्मूला, मुझे पता है कि भाई साहब ये कौन है, आप बोलोगे x1, ये कौन y1, ये कौन बच्चों x2, ये कौन y2। क्लियर, तो जल्दी से फॉर्मूला खोलते हैं, अंडर रूट, ठीक है, x2 की जगह क्या रखेंगे -4, x1 की जगह क्या रखेंगे 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 ढूंढो, तो आप बोलोगे भैया y2 है 7 और y1 कितना है 0, तो 7 - 0 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अंडर रूट, ठीक है, 4 में से 0 गए तो बच्चों आप बोलोगे 4 बचता है। ठीक है, 7 में से 0 गए तो क्या बचता है 7 बचता है। आप कैलकुलेशन कर देते हैं, क्या कैलकुलेशन होगी, आप बोलोगे 16 हो जाएगा और ये 49, और दोनों को ऐड करके कितना आ गया 4 5 6 65 यूनिट आ गया। क्लियर, ठीक है, क्लियर हुई बात, तो मतलब हम खुश हो गए यार, OA जो OA था वो हमारा गैप दे रहा है √65, OB भी कितना दे रहा है 65। अब जरा OC भी चेक कर लेते हैं कि OC का भी गैप सेम है या नहीं है, तो इसको भी हम चेक करते हैं जरा, OC का भी गैप सेम है या नहीं है। ठीक है, ठीक है, जरा चेक करें OC का गैप। ठीक है, तो हमने दोबारा से निकाल दिया कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए, जो भी हमारा पॉइंट क्या था ए था, ए क्या था सॉरी ओ क्या था 0,0 एंड सी क्या था बच्चों, आप बोलोगे ये सी था हमारा -7, -4, इसका भी डिस्टेंस। अब डिस्टेंस निकालने के लिए क्या लगाएंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, तो आप बोलोगे भैया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट x2 कितना था, आप बोलोगे भैया ये हमारा x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, तो रख देते हैं -4 - 0 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई, x2 कितना था हमारा। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया x2 था हमारा -7 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना था -4 - 0 का स्क्वायर। क्लियर हुई बात। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा -7 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, ये कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, आप बोलोगे 49, इसका स्क्वायर कितना होता है 16, दोनों का ऐड करा तो कितना आ गया 65 यूनिट आ गया। अब आप देखो कि आप देखोगे आप कि भाई साहब कि हमारे पास
तीनों का गैप क्या है, बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर इसका गैप √65 है तो इसका भी गैप क्या है √65, इसका भी गैप क्या है 65। तो इसका मतलब तीनों के तीनों सेम डिस्टेंस पर हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये सर्कल पे लाई कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे? क्लियर। दोबारा समझाता हूं कैसे। सपोज करो ये हमारा सर्कल है, ये पहला पॉइंट है 0 से लेकर A तक का, इसका गैप 3 यूनिट का, मतलब रेडियस कितनी हो गई 3 यूनिट की हो गई। अगले पॉइंट का भी गैप कितना आ गया 3। तो मैं बोल सकता हूं अगला जो भी पॉइंट होगा इसी सर्कल पे क्या कर रहा होगा, लाई कर रहा होगा, क्योंकि गैप क्या है, बिल्कुल सेम है। अगर गैप अलग होता तो वो इस पे लाई नहीं करता। मतलब अलग का मतलब कि अगर गैप इससे ज्यादा होता तो वो सर्कल के बाहर जाता, अगर इससे कम होता तो सर्कल के अंदर होता। हमारा गैप तीनों जगह क्या क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो आप इधर लिखोगे अगले पेज पर कि भाई जो भी हमारा डिस्टेंस था, ठीक है, डिस्टेंस किसका था, ठीक है ना, डिस्टेंस था जो OA का बराबर था डिस्टेंस ऑफ OB बराबर था डिस्टेंस ऑफ OC। क्लियर। तो क्लियर हुई बात। तो हम लिख सकते हैं कि हेंस जो हमारे पॉइंट है, कौन कौन से पॉइंट A, ठीक है, B एंड C, वैल्यू देखकर लिख देना कि A B C की जो भी वैल्यू है वो क्या कर रही है, हमारे लाई कर रही है ऑन सर्कल के ऊपर। क्लियर हो गई बात। ठीक है, जरा देख भी लेते हैं A की वैल्यू क्या थी बच्चों। A की वैल्यू क्या थी, तो आप बोलोगे भैया A की वैल्यू थी 1, -8। ठीक है, तो यहां आएगा 1, -8, ये 4, -7 और ये -7, -4 था। ठीक है, क्लियर। तो पहली बात यही पूछ रहा था क्या तीनों पॉइंट सर्कल पर है या नहीं है। अब दूसरी बात चेक करते हैं, दूसरी बात क्या पूछी गई थी, दूसरी बात मेरे से क्या पूछी गई थी। तो चेक करते हैं, दोबारा क्वेश्चन रीड करते हैं दूसरी बात के लिए। तो दूसरी बात में ये पूछा गया था कि जो डी पॉइंट है, मतलब -5,6 और जो ई पॉइंट है, तो पहले तो डी और ई की बात कर लेते हैं कि जो पॉइंट डी है, ये पूछ रहा है कि जो पॉइंट डी है -5,6 एंड जो पॉइंट हमारा ई है, ई जो कि कितना था हमारा 0,9, आपको इसको लेकर ये चेक करना है बच्चों कि चेक वेदर डी एंड ई लाई विथिन द सर्कल, कि भाई ये सर्कल के अंदर है। विथिन द सर्कल का मतलब क्या हो गया बच्चों, सर्कल के अंदर। लिख ले अपनी एनसीईआरटी में, विथिन द सर्कल, सर्कल के अंदर। क्लियर। फिर बात करें ऑन द सर्कल का मतलब क्या हो गया बच्चों, आप बोलोगे ऑन द सर्कल मतलब हो गया सर्कल के ऊपर। और आउटसाइड द सर्कल का मतलब क्या हो गया बच्चों, आप बोलोगे सर्कल के बाहर। तो ये पूछना चाहता है कि जो आपका डी और जो ई है, ये सर्कल के ऊपर है, सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर है। तो हम कैसे पता लगाएंगे। तो भाई देखो, एक बेसिक सी बात मान लेते हैं कि मेरा इधर गैप कितना है 0 और A का, मान लेते हैं 3 गैप निकला। कितना निकला, 3 गैप। अब एक पॉइंट था जिसका नाम दे देते हैं D, इसका गैप आ रहा है कितना 4 यूनिट। अब ये D जो है, O से लेके D तक का गैप कितना आ रहा है 4। तो ये D जो होगा सर्कल के अंदर बनेगा सर्कल के बाहर, आप बोलोगे सर्कल के बाहर बनेगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू रेडियस से क्या आ रही है, क्योंकि रेडियस यहां तक 3 है। अब 3 से ज्यादा तो भाई बाहर ही आएगा ना। क्लियर। और वहीं मैं बात करूं पॉइंट ई था, जो ओ से लेके ई तक का गैप 2 यूनिट था, तो 2 कहां आएगा, अंदर आएगा। क्लियर। तो अगर रेडियस से ज्यादा गैप हुआ, दोबारा बोल रहा हूं कि रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस हुआ जिसकी तरफ मुंह खुलाता है, तो इसका मतलब हो गया आउटसाइड द सर्कल। ये लिख लेना। ठीक है, अगर रेडियस बराबर डिस्टेंस हुई तो ऑन द सर्कल, ये छोटी सी बात लिख लेना उसी क्वेश्चन के आगे। अगर रेडियस की वैल्यू, ठीक है, बड़ी होती है किससे, डिस्टेंस से, मतलब कि भाई रेडियस है 3 और डिस्टेंस है मेरा 2। क्लियर। तो भाई साहब ये इन द सर्कल होगा, कहां होगा, इन द सर्कल। और वहीं मैं बात करूं कि रेडियस 3 थी और डिस्टेंस मेरा 4 था, तो ये आउटसाइड द सर्कल होता है। क्लियर। तो अब जरा पता लगाते हैं, इतनी सी बात से तो आपका आइडिया हो गया होगा मैं क्या करने वाला हूं। तो आप बोलोगे हाँ भैया, सबसे पहले तो आप डिस्टेंस निकालोगे कि ये चेक करने के लिए कि ये सेंटर है, सेंटर से जो भी हमारा डी पॉइंट है, डी पॉइंट जो भी था, इसका गैप क्या चल रहा है, कि सर्कल के अंदर आ रहा है या सर्कल के बाहर आ रहा है। तो हम डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, क्लियर। तो हमने डिस्टेंस निकाला कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट
पॉइंट ओ जो था क्या 0,0, ठीक है, एंड डी क्या था बच्चों, आप बोलोगे -5,6 के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, लगा देते हैं अंडर रूट, ठीक है, क्लियर, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट x2 मुझे पता है, ये कौन होगा बच्चों x1, ये कौन होगा y1, ये कौन होगा x2, ये कौन होगा y2, सबको पता है ये बात, ठीक है। तो x2 कितना आ गया -5,0, क्लियर, प्लस ये कितना आ गया 6,0, कैलकुलेशन करते हैं भाई 5 में से, ठीक है, 5 में से 0 गया तो क्या बचता है -5, ठीक है जी, वेरी गुड। 6 में से 0 गया तो 6, 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, आप बोलोगे 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, कैलकुलेशन करा तो कितना आ गया 1161, जो कि 61 आ गया हमारे पास। तो हमने देखा, क्या देखा कि जो डिस्टेंस है, जो हमारा डिस्टेंस है किसका, ओ ओ से लेके डी तक का, वो मेरा छोटा है, लेस देन है, किससे कम है, जो भी मैंने डिस्टेंस निकाला था, इससे डिस्टेंस बोल लो, या फिर मैं बोल लेता हूं रेडियस, जो भी मेरी रेडियस थी, रेडियस ऑफ सर्कल, क्या थी रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, √65 यूनिट, ठीक है, क्लियर, क्योंकि भाई हमने जो डिस्टेंस निकाला था पीछे, डिस्टेंस निकाला था ये √65, ये रेडियस ही तो कहलाएगी एक तरीके से, तो जो रेडियस हो गई वो कितनी है √65 यूनिट, ठीक है। तो आप यहां पर लिख दोगे, तो देखो कि भाई एक तरीके से देखो, ये मान लेते सर्कल था, ठीक है, समझना, ये हमारा सेंटर था, ये √65 यूनिट है। अब बताओ √61 जो होगा, √61 जो होगा वो √65 से छोटा होगा या ज्यादा होगा, मतलब कि यहां से बाहर जाएगा या अंदर होगा, तो आप बोलोगे भैया ये तो 65 से छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू कहां होती है बच्चों, आप बोलोगे भैया बाहर ओ अंदर की साइड। तो इसका मतलब कि हमारे पास एक तरीके से मैंने बताया भी था कि अगर मेरा रेडियस मेरा बड़ा होता है, डिस्टेंस मेरा कम होता है, रेडियस मेरा बड़ा होता है, डिस्टेंस कम होता है, तो इन द सर्कल, तो हम बोल सकते हैं इसके लिए कि हैंस पॉइंट जो डी है वो लाई करेगा इन द सर्कल, सर्कल के अंदर लाई करेगा। क्लियर हो गई बात, तो पहली बात तो हमारी क्लियर हो गई, जो इसको लेकर बात चल रही थी, डी को लेकर, कि डी सर्कल के अंदर होगा या सर्कल के बाहर होगा, ठीक है। अब बात आती है किसको लेकर, कि भाई ई को लेकर, किसको लेकर, ई को लेकर, तो दोबारा से हम डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, ये सेकंड ही कर रहे हैं इसका बी पार्ट का, कि दोबारा से डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस निकालते हैं बिटवीन जीरो मतलब ओरिजिन से लेकर, ठीक है, जीरो से लेकर कहां तक का, ई तक का, ई क्या था हमारा, ई हम जरा चेक कर लेते क्या था, 0,9 था, 0,9 के बीच में। अब डिस्टेंस की बात हो रही है तो बच्चों किसका फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कहानी कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, तो मुझे पता है ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये कौन x2 और ये y2, तो जरा रखते हैं x2 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 9 माइनस 0 का स्क्वायर, क्लियर, तो ये तो हो गया 0 प्लस 9 का स्क्वायर, तो कितना आ गया √81। अब या तो आप 81 से कंपैरिजन कर लो, या बात आ जाती है कितना, इसका रूट पता है तो √9 आ गया, रूट कितना आ गया 9। अब मैं पूछूं तो आप देख रहे हो कि जो डिस्टेंस है, आपने क्या देखा कि जो डिस्टेंस था किसका, ओ ई का वो बड़ा है, मोर देन है, मोर देन, और चाहो तो आप इधर सिंबल भी लगा सकते हो, मतलब बड़ा था, किससे बड़ा है, रेडियस से, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। अगर भाई डिस्टेंस रेडियस ऑफ सर्कल से ज्यादा है, कि भाई साहब देखो कि हमारा यहां तक का जो गैप था वो कितना था √65, तो मतलब अप्रोक्सीमेशन 8 पॉइंट कुछ 1 होगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब ये कितना आ रहा है 9, तो 9 यूनिट जो होगा वो बाहर ही तो जाएगा 9, तभी तो 9 यूनिट का गैप आएगा बच्चों। तो मतलब मैं क्या समझा कि ये सर्कल के अंदर होगा या सर्कल के बाहर, तो आप बोलोगे सर्कल के कहां होगा, बाहर होगा, तो आप लिख दोगे कि हैंस पॉइंट
जो ई होता है वो लाई करता है, कहां पर लाई करता है, आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर लाई करता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि अगर रेडियस के जितना डिस्टेंस आता है, दोबारा बोल देता हूं, रेडियस के जितना डिस्टेंस आता है तो ऑन द सर्कल होता है, रेडियस से कम डिस्टेंस आता है तो सर्कल के अंदर जाएगा, रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस आता है तो सर्कल के बाहर जाता है। और ये लॉजिकल भी बात है भाई कि रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस है तो वो पॉइंट बाहर ही जाएगा, कम डिस्टेंस आ रहा है तो अंदर रहेगा, और उतना ही डिस्टेंस आ रहा है तो सर्कल पे रहता है। क्लियर? तो यही बात आपसे इस क्वेश्चन में पूछी गई थी इस पॉइंट को लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, खतरनाक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, बहुत दिमाग लगवाएगा ये आपसे। ठीक है, और एंड ऑफ द चैप्टर में आना भाई, देखो नो डाउट आपकी एक्सरसाइज बड़ी इजी है, लेकिन एंड ऑफ द चैप्टर वहां पे आपको प्रैक्टिस चाहिए ही होगी। क्लियर? तो अगर आप मैथ्स में स्ट्रांग होना चाहते हो तो भाई एंड ऑफ द चैप्टर की जरूर प्रैक्टिस करना। वो अलग बात है कि स्टार मार्क है तो स्टार मार्क में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, मे बी टीचर आपका टेस्ट के टाइम वहां पर दे सकता है, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करना। क्लियर? तो चलो देखते हैं अब हमारे पास क्या क्वेश्चन कहता है। ये कहता है द मिड पॉइंट, बात कर रहा है द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। क्या बात कर रहा है? ट्रायंगल की साइडों का मिड पॉइंट है। जैसे कि हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये हमारा एक ट्रायंगल था जिसका नाम मैंने दे दिया ए, ये क्या नाम दे दिया बी, और ये क्या नाम दे दिया सी। ठीक है, आर दी डी ई और एफ। क्या कह रहा है कि भाई मिड पॉइंट होता है ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, मतलब एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसके मिड पॉइंट है, इसके क्या है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब डी, डी, और इसका मिड पॉइंट कौन है ई, और इसका मिड पॉइंट कौन है एफ। ये कह रहा है कि भाई सब मिड पॉइंट होगा ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल जो भी है इस ट्रायंगल की साइडों के क्या है मिड पॉइंट, जिसका नाम क्या दे रखा है डी ई एफ, डी ई एफ मैंने लिख दिया, और साथ के साथ लिखा हुआ है गिवन दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ डी ई एफ आर दिस। आपको ये भी दे रखा है कि कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जैसा कि आप देख सकते हो डी का कोऑर्डिनेट क्या था, आप बोलोगे भैया डी का कोऑर्डिनेट था 5,1, ई का कोऑर्डिनेट क्या था, आप बोलोगे 6,5, और एफ का कोऑर्डिनेट क्या था 0,3 था। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी के क्या निकालने हैं आपको, कोऑर्डिनेट निकालने, क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब ए और बी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, तो पहला मेरा क्वेश्चन है क्या आपको कोऑर्डिनेट पता है, आप बोलोगे नहीं। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आया था जब हमने प्रैक्टिस कर रहे थे। क्लियर? जो कि मैंने शायद पहले भी बताया होगा, ऐसा क्वेश्चन हमारे पास पीछे भी आया है, जहां पे हमने वैल्यू निकाली थी ना मिड पॉइंट में। ऐसा ही कॉन्सेप्ट अब आगे चलेगा हमारे पास। ठीक है, इस कैटेगरी का इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, यहां पर ए था, ए की वैल्यू उसमें पुट करी थी। यही कॉन्सेप्ट हमारा मतलब क्वेश्चन नंबर 11 का जो भाई बंधु है, यही क्वेश्चन हमारा 13 में चलेगा। क्लियर? तो मेरे को ए नहीं पता तो नाम दे देते इसको ए कोमा बी, मेरे को इसको नाम दे देता हूं सी कोमा डी, और ई वाले सी वाले को नाम क्या दे देते हैं हम, सी वाले को क्या नाम दे देते हैं बच्चों, आप बोलोगे ई कोमा एफ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेते हैं कि भाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे। सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम, कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि भाई सब कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ए क्या माना आपने बच्चों, आप बोलो भैया ए कोमा बी, फिर डी, बी क्या माना आपने बच्चों सी कोमा डी, फिर मैं बोलूं ई क्या माना एंड सी, तो आप बोलोगे ई कोमा एफ। ये आपने एज्यूम कर लिया, पहले तो कोऑर्डिनेट मान लिए। ठीक है, अब हम समझते हैं कि मुझे पता है कि जो डी है वो मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, आप बोलोगे ए से लेकर बी तक का, हाँ या ना, आप बोलोगे हाँ भैया। तो वही कहानी यहां पर है, ध्यान देना। तो मैंने सबसे पहले लिखा कि जो हमारा डी होता है, पहली बात कि जो डी होता है इज द मिड पॉइंट, इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी का। किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, मतलब ए, ठीक है, एंड बी, ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट है। मतलब मैं क्या समझा
कि जैसे एक लाइन थी, लाइन सेगमेंट का एक लाइन हो गई ए और बी, ठीक है, जो कि आपको दिख भी रहा है क्या है, इसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी था और इसका कोऑर्डिनेट क्या था बच्चों, सी कॉमा डी था। तो इसके बीच में कौन आ रहा है, डी आ रहा है, जो कि डी दे रखा है कितना 5,1। ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट। अब लॉजिकल बात है कि अगर मिड पॉइंट की बात कर रहा हूं तो फॉर्मूला भी किसका लगेगा, आप बोलोगे मिड पॉइंट का। तो सबसे पहले हम यही कहानी करेंगे, डी को मिड पॉइंट लिया हमने, तो लगाते हैं डी का कि है ना। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन में 2, कोमा y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन में 2। यही होता है, लगा देते हैं जरा, ठीक है। अब मुझे एक और बात पता है, ये कौन होता है x1, ये कौन y1, ये कौन x2, ये कौन y2 और ये कौन होता है बच्चों, आप बोलोगे x और y होता है। ये तो बेसिक बात पता थी। तो हमने x की वैल्यू पता थी कितनी, 5 रखी, ठीक है। कितनी थी 5, x1 कितना था a प्लस x2 कितना था, आप बोलोगे c अपॉन में कितना आ गया 2। कोई दिक्कत। अब ये डिवाइड की चीज इधर जाके क्या हो जाएगी, आप बोलोगे मल्टीप्लाई, तो a प्लस सी आ गया। अब इतना रुक जाते हैं जरा, सेम कहानी यहां पर भी, ठीक है। लाइन डाल के y कितना था, y कितना था, आप बोलोगे 1, y1 कितना था b, y2 कितना था d अपॉन में 2, डिवाइड की चीज इधर जाकर मल्टीप्लाई, डी हो गया। यहां तक हम रुक गए, क्लियर। अब ऐसे ही हम चेक करते हैं, ऐसे ही हम चेक करते हैं किसको लेकर, कि भाई साहब ई भी तो मिड पॉइंट है, किसका, बीसी का। तो आपने दूसरी बात लिखी यहां पर, दूसरी बात लिखी, क्या लिखी कि डी इज, सॉरी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। इसका मिड पॉइंट था, आप बोलोगे बी और सी का मिड पॉइंट था, क्लियर। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि ये बी था और ये क्या था मेरे पास सी था, जहां पर बी मेरे को क्या दे रखा था, सी कोमा डी था, और ठीक है, और सी क्या था मेरा, ई कोमा एफ था। इसके बीच में मेरा क्या था, ई था, क्या था, ई था बच्चों, जो कि क्या वैल्यू दे रखी थी 6,5। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, आप बोलोगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। जहां पर मुझे पता है ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये कौन x2, ये कौन y2, ये कौन होता है x और ये कौन होता है y, क्लियर। तो लगाते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला जरा। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने से पहले देखते हैं क्या होगा। तो आप बोलोगे भैया पहले x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू पूछो बच्चों क्या है, तो आप बोलोगे 6 थी, ठीक है, वेरी गुड। x1 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे c था, और ये कितना था, e था, और अपॉन में कितना आ गया 2, डिवाइड की चीज इधर जाकर आप बोलोगे मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ गया बच्चों, 12 बराबर c प्लस e आ गया, ठीक है, ठीक है यहां तक। अब जरा हम y को लेकर चलते हैं, किसको लेकर, y को। तो y बराबर क्या था, आप बोलोगे y1 प्लस y2 अपॉन में क्या था, 2 था, क्लियर। तो हम देखते हैं y की जगह क्या है, आप बोलोगे 5 था, बराबर y1 कितना था, y1 आप बोलोगे d था, प्लस y2 कितना था, आप बोलोगे, है ना, y2 था, f था, और अपॉन में 2, डिवाइड के इधर जाकर मल्टीप्लाई, तो 10 बराबर d प्लस f आ गया, ठीक है। इतना हमने समझ के देखा, क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं चल रही, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ऐसे आप बोलोगे कि भैया ऐसे तो एफ भी मिड पॉइंट था एसी का, तो मैं बोलूंगा हाँ बच्चों एफ भी मिड पॉइंट था एसी का। तो हमने क्या करा अगली स्टेप्स के अंदर ही कि एफ को लेकर चले, किसको लेकर चले, एफ को। जरा एफ का भी काम कंप्लीट करते हैं। कि हमने लिखा कि इसी तरीके से तीसरी बात लिखी, कि जो तीसरी बात थी वो ये लिखी कि एफ क्या था मेरा, एफ जो था मेरा मिड पॉइंट था, क्या था, मिड पॉइंट था। किसका मिड पॉइंट था, आप बोलोगे लाइन सेगमेंट, जिसका नाम क्या दे हम, लाइन सेगमेंट में सेगमेंट ए सी, क्या नाम था, ए और सी का मिड पॉइंट था। तो जरा डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारी ए थी, ये हमारी सी थी, जहां पर हम ए क्या था बच्चों, आप बोलोगे भैया ए कोमा बी था, और सी क्या था बच्चों, आप बोलोगे ई कोमा एफ था, क्लियर। और इसका मिड पॉइंट क्या था हमारे पास, आप बोलोगे मिड पॉइंट था हमारा 0,3, ठीक है। एक एंड मोबाइल साइलेंट, ठीक है। मिड पॉइंट क्या था हमारा, ठीक है, एफ था, जो कि क्या था बच्चों 0,3 था, क्लियर हुई बात, ठीक है। अब मिड पॉइंट की बात हो रही है तो फॉर्मूला भी किसका लगेगा, मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट का फॉर्मूला बराबर क्या होता है, आप बोलोगे x1 प्लस x2 अपॉन में 2, कोमा y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन में 2,
क्लियर। ठीक है, अब हम देखते हैं x1 क्या है। आप बोलोगे ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये क्या होता है x2 और ये y2। तो x1 की जगह a रखा, x2 की जगह e रखा, अपॉन में 2 इज इक्वल टू x कितना था, आप बोलोगे 0। डिवाइड की इधर जाकर मल्टीप्लाई, तो 0 बराबर हो गया a प्लस e हो गया। क्लियर यहां तक। ठीक है, अब ऐसे ही हम इधर चलते हैं, तो y बराबर क्या था, y बराबर इधर 3 था बराबर। ठीक है, y1 कितना था, b था, और ये कितना था, f था, अपॉन में 2, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियर। ये सब मेरे पार्ट देखो इक्वेशन बन के आई है, ये सब क्या बन के आई है बच्चों, आपस में इक्वेशन। चेक करो, ये वाली, ये सब इक्वेशन ही तो है हमारे पास। ठीक है, ये सब क्या है, हमारी इक्वेशंस हैं। अब इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, यही हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। यही तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, क्लियर। और डिटेल में हम इक्वेशन सॉल्व करना सेकंड चैप्टर में भी सीखेंगे। क्लियर। तो अब हम यहां से सोचेंगे कि सोचो बच्चों, ऐसा होता पॉसिबल। ठीक है, तो हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ऊपर से मैं यहां से देखो, इन दोनों का कंपैरिजन करो, इन दोनों का कंपैरिजन करो। जैसे इक्वेशन ये आई, मैं बोलता कि कहीं से तो मुझे c की वैल्यू पता होती तो मैं यहां पुट कर देता और मेरा काम कंप्लीट होता। यही मैं दिमाग लगाऊंगा, c की वैल्यू कहां से पता चलती। तो आप बोलोगे भैया ऊपर से पता लगा लो। कैसे पता लगाएंगे, ध्यान देना कि भाई c की वैल्यू चाहिए, तो भाई c के साथ जो भी नंबर प्लस का होगा इधर जाके क्या होगा, माइनस होगा। तो भाई a जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये पता चल गई मेरी किसकी वैल्यू, c की। और इसी को क्या बोलूंगा मैं, इक्वेशन नंबर क्या बोलूंगा बच्चों, 1 बोलूंगा। तो मैं क्या करता यहां पर 12 अपनी जगह रखता, इक्वल टू c की जगह क्या रखता बच्चों, आप बोलते 10 माइनस a प्लस का e रख देते। क्या रख देते, प्लस का e। ठीक है, अब दोबारा से अल्फाबेट्स वालों को एक साइड, सॉरी नंबर को एक साइड ले आता, ये प्लस की चीज इधर जाके क्या हो जाएगी, आप बोलोगे माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये 10 हो गया, बराबर क्या आ गया, माइनस a प्लस का e। क्लियर। तो ये आ गया 2 बराबर माइनस का a प्लस का e आ गया। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया यही कहानी तो आप यहां पर भी कर सकते थे, कि कैसे भी करके आप d की वैल्यू पता लगा लेते और यहां पुट कर देते, काम इजी हो जाता। तो मैं वही बोलूंगा, अगर d की वैल्यू पता लगानी है तो भाई d के साथ जो भी प्लस है इधर जाके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन में यही एक खुरापाती चीज थी। तो d की वैल्यू ये हो गई इक्वेशन 2। क्लियर। तो हमने d की वैल्यू निकाली थी, तो 10 अपनी जगह था, d की जगह क्या रख सकता हूं, आप बोलोगे 2 माइनस बी रख सकते हैं, और प्लस का क्या हो गया, f हो गया। क्लियर। अब ये आ गया, अब ये प्लस की चीज इधर जाके आप बोलोगे माइनस हो जाती है, माइनस हो गया, माइनस बी प्लस एफ हो गया। क्लियर। अब इधर ध्यान देना, ये हो गया 8 बराबर माइनस बी प्लस एफ। ठीक है, क्लियर। अब मैंने ऊपर वाले का दोनों का काम करा, यहां तक मैं पहुंचा। अब वही कहानी मैं बोलता हूं बच्चों, कि अगर मैं यहां आता तो यहां कैसे भी करके या तो a की वैल्यू पता होती या e की वैल्यू पता होती, किसी एक की वैल्यू पता होती तो यहां पुट कर देता। तो सोचो यहां से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आप बोलोगे भैया e की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि e पॉजिटिव है और a क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव का a इधर आके क्या होगा, आप बोलोगे पॉजिटिव होगा। तो यह हो गया 2 प्लस a बराबर क्या हो गया, e हो गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है बस। ये हो गई इक्वेशन नंबर, क्या हो गई बच्चों, इक्वेशन नंबर ये हमारी 3 हो गई। क्या हो गई, 3 हो गई। सेम कहानी क्या मैं इसके लिए भी कर सकता था, आप बोलोगे डेफिनेटली कि भैया f की वैल्यू निकाल लो। तो ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे प्लस का हो जाएगा। तो 8 प्लस बी बराबर क्या हो गया, f हो गया। और ये बन जाती है हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो जाती है। क्लियर। ठीक है, और यहां लिख भी देना जो भी वैल्यू आई है। ठीक है, मेरे पे यहाँ स्पेस नहीं है तो आप लिख दोगे, यहाँ पर जो वैल्यू लिखी थी वो कहां से लिखी थी, इक्वेशन नंबर 1 से। यहाँ जो वैल्यू रखी थी वो कहां से रखी थी, इक्वेशन नंबर 2 से। ऐसे डाल के रख देते हम। ठीक है, अब वही समझे, मैं दोबारा समझा रहा हूं वैल्यू कैसे निकाल रहा हूं। भाई मैंने देखा कि ये वैल्यू आई, ये आई। अब मैं यहाँ दिमाग लगा रहा था कि कैसे भी करके मुझे सी की वैल्यू पता चल जाए, क्योंकि ऊपर ही सी था। ठीक है, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए प्लस का इधर जाकर माइनस, इसी को मैंने इक्वेशन 1 बोला और सी की जगह रख दिया। सी की जगह रख दिया मैंने आपके सामने, सी की जगह मैंने ये रख दिया। क्लियर। अब ये अल्फाबेट्स वाले एक साइड लिया है, ये बना। फिर यहीं से मैंने एनालाइज करा कि या तो ए की वैल्यू पता चल जाए या सी की, ए की या ई की। तो मैंने देखा कि ई की निकालनी इजी है, माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वही कहानी है कि ये 0 अपनी जगह था, इक्वल टू ए की जगह क्या, सॉरी ए की
ए अपनी जगह, ई की जगह क्या रख सकता हूं, ई की वैल्यू निकाले, आप बोलोगे 2 प्लस ए रख सकते हो। और ये बात कहां से आई, आप लिख दोगे भैया ये बात आई है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से आई है। क्लियर बच्चों, सेम कहानी यहां पर भी ध्यान देना, ये 6 अपनी जगह था, बी बी तो नहीं, ठीक है, एफ की वैल्यू तो मैं निकाल चुका था, एफ की वैल्यू क्या निकाली 8 प्लस बी, क्या निकाली 8 प्लस बी। अब ये बात कहां से आई, आप लिख देते भैया ये बात आई है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से। अब देखो मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस क्वेश्चन में यही एक टर्निंग पॉइंट था, वैल्यू निकालना, ठीक है क्लियर। तो हम, ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, ए और ए बोलोगे आप 2a और प्लस का 2 हो गया, बराबर क्या हो गया 0, प्लस का 2 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई की चीज इधर जाकर आप बोलोगे डिवाइड हो जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे a की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। सेम कहानी यहां पर भी, तो ये आपका प्लस का 8 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और b 2 भी हो जाएंगे, क्लियर 2 भी हो गए, माइनस का 2 बराबर क्या हो गया 2 भी हो गया, मल्टीप्लाई की चीज इधर जाकर डिवाइड हो गई, तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई -1 आ गई। अब a और b की वैल्यू पता चल गई, अब लॉजिकल बात है a की वैल्यू पता चलिए तो इधर पुट करा जाएगा इक्वेशन 3 में, ठीक है, और a की वैल्यू कहां पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो हम लिख लेते हैं इधर अगले पेज पर कि भाई जो a था, a बराबर -1, इसको हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी बच्चों, आप बोलो भैया 10 - a बराबर c, क्या थी 10 - a बराबर c। और मैं बात करूं इक्वेशन नंबर 3 क्या थी बच्चों, इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, तो आप बोलोगे इक्वेशन नंबर 3 थी हमारी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 + a बराबर e, 2 + a बराबर e, ठीक है, 2 + a बराबर e, ये थी। जरा पुट कर देते हैं भाई, ये माइनस का आया है तो माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहां भी माइनस यहां भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। क्लियर, सेम बात यहां पर पुट करा मैंने -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, आप बोलोगे माइनस हो जाता है, तो e की वैल्यू भी कितनी आ गई 1 आ गई। क्लियर, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास ध्यान देना, ऐसे ही हमारे पास किसकी वैल्यू निकली थी b की, तो b की वैल्यू कहां रख देंगे, आप बोलोगे भैया एक इक्वेशन 2 में और एक इक्वेशन 4 में, तो b की वैल्यू भी हम कहां पुट करते हैं, ऐसे हम क्या करेंगे कि जो b की वैल्यू आई थी क्या -1, इसको भी हम पुट कर देते हैं इन, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4 में। अब हम चेक करते हैं इक्वेशन नंबर 2 क्या थी बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, तो आप बोलोगे इक्वेशन नंबर 2 थी b2 - b बराबर d, 2 - b बराबर d। और ऐसी में पूछी इक्वेशन नंबर 4 क्या थी, तो आप बोलोगे भैया 8 + b बराबर f, 8 + b बराबर f। और हमारी b की वैल्यू ध्यान देना, b की वैल्यू -1 ही निकली थी ना, ठीक है। चलो अब जरा इधर पुट कर देते हैं, तो यहां पर भी -1 आ गया, माइनस माइनस आप बोलोगे प्लस हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है प्लस। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 3 आ गई। सेम कहानी 8 प्लस यहाँ पे माइनस था, माइनस जब भी आता है बच्चों ध्यान रखना क्या लगाने का, ब्रैकेट लगाने का, तो ये आ गया f हमारा 7 आ गया। अब आप देख सकते हो जो भी मेरा ट्रायंगल था, ठीक है, जहां पर आपके पास ये a था, ये b था और आपका ये c था कोऑर्डिनेट, इसको आपने क्या माना था बच्चों, आप बोलोगे a, b माना था, इसको क्या माना था c, d, इसको क्या माना था e, f। वैल्यू निकली है नहीं निकली, a की वैल्यू क्या निकली थी, आप बोलोगे -1 और b की वैल्यू भी -1। c और d की चेक कर लेते हैं, ये आई थी 11, ठीक है, और d की वैल्यू आई थी कितनी 3, और इसके केस में e की वैल्यू कितनी आई थी f, और ये कितनी आई थी 7। क्लियर, तो मिल गए कोऑर्डिनेट, तो आप लिख सकते हो हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी इज, ए का कोऑर्डिनेट क्या -1 बी का कोऑर्डिनेट क्या 11,3, सी का कोऑर्डिनेट क्या 1,7। तो उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। क्लियर, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। A city has a two main road, एक सिटी के कितने दो मेन रोड है जो कि क्रॉस करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को एट द सेंटर ऑफ द सिटी, सिटी का सेंटर। मतलब अज्यूम कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं पूरी की पूरी एक सिटी है, क्या है पूरी की पूरी सिटी है। अब इसमें दो रोड जा रहे हैं, जैसे पहला रोड हो गया, ये पहला रोड है, ठीक है, ये क्या है हमारा पहला रोड।
और ऐसे ये दूसरा रोड है, तो ये एक दूसरे को बिल्कुल जो क्रॉस करते हैं, मतलब जो क्रॉसिंग वाला पार्ट है, ये वाला एरिया, ये बिल्कुल क्या है, सिटी के क्या है, बिल्कुल सेंटर में है। ये मीनिंग कह रहा है कि भाई एक सिटी थी, ये पूरी थी, जहां पर दो रोड है, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं एट द सेंटर ऑफ द सिटी। दिस टू रोड आर अलोंग द, ये रोड कैसे हैं, एक जा रहा नॉर्थ साउथ, आपको पता होगा कि ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है, ये हमारा नॉर्थ होता है और ये एक साउथ होता है। तो आप देख सकते हो कि एक रोड जा रहा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब ये वाला, अगर कोई बंदा यहां से जा रहा है नॉर्थ हो गया, ऊपर से आ रहा है साउथ हो गया, ये नॉर्थ साउथ हो गया। दूसरा कहता है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, दूसरा कहां जा रहा है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, मतलब ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। इस तरीके से वो कहानी चल रही है, क्लियर। अब कहता है ऑल द अदर स्ट्रीट, मतलब और भी गलियां है, ठीक है, जो कि सिटी की वो क्या कर रही है, रन पैरेलल होती है टू दिस रोड, इस रोड के क्या होती है, पैरेलल होती है। क्या होती है, पैरेलल होती है। कि जैसे ये दो रोड है, ऐसे ही हमारे पास क्या कहते हैं, और भी गलियां हैं जो क्या है, और भी गलियां इसी के पैरेलल होती है। और कितने कितने यूनिट के गैप पर, 200 मीटर के गैप पर। मतलब कि ये हमारी सिटी थी, इसमें पहला रोड जा रहा है ये वाला, तो जो दूसरा रोड जा रहा होगा, जो दूसरा रोड जा रहा होगा, तो इसके बीच में जो गैप है वो कितने का है, 200 मीटर का। ऐसे इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इन सब में जो गैप चल रहा है वो कितना मिल रहा है, 200 का। और ये पैरेलल थे एक दूसरे के, यानी कि टेढ़े मेढ़े, या ये क्रॉस यू कर रहा है इधर, ऐसे नहीं है रोड, ठीक है, क्लियर। और कहता है देयर आर 10 स्ट्रीट इन द ईच डायरेक्शन, हर डायरेक्शन के अंदर, कि जैसे ये नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन हो गई, ऐसे ही अगर ईस्ट की भी बात करें तो इधर भी इस डायरेक्शन में भी, ईस्ट और वेस्ट में भी कितनी रोड है, 10 रोड है, ठीक है, गलियां है मतलब। अब जरा थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि क्या कहानी चल रही है इधर, ठीक है। इतनी मीनिंग क्लियर हो गई होगी सबको। अब क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन, कि भाई यूजिंग द 1 सेंटीमीटर टू 100 मीटर, कि भाई जो एक यूनिट का गैप है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, उसको कितना यूनिट मानना है, 200 मीटर मानना है। ड्रॉ अ मॉडल, अब आपको एक मॉडल बनाना है ऑफ द सिटी का इन द योर नोटबुक, अपनी नोटबुक के अंदर, और रिप्रेजेंट द रोड या स्ट्रीट बाय यूजिंग द सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइंस को यूज करते हुए आपको रोड वगैरह रिप्रेजेंट करनी है। तो जरा देखते हैं कैसे बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो हमने सबसे पहले एक शेप ले लेते हैं हम, ठीक है, क्लियर हुई बात। इधर मैंने एक सेंटर ले लिया, ठीक है। अब मुझे पता है कि भाई ये मेरा x होता है, ये मेरा क्या होता है, x डैश होता है, आप सबको ये बात पता है। ये मेरा y होता है, ये मेरा y डैश होता है, ठीक है। अब मुझे पता था कि भाई डायरेक्शन की बात करें तो ये ईस्ट की बात कर रहा था, ये किसकी बात कर रहा था बच्चों, वेस्ट की, ये क्या बात कर रहा है, नॉर्थ की, और ये बात किसकी कर रहा है, साउथ की, क्लियर, ठीक है। अभी हम नंबरिंग दे देते हैं इसको, क्या दे देते हैं हम, नंबरिंग। जैसे कि मैंने क्या करा, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, ठीक है। ऐसे इधर लिख देते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। तो अब मैंने पहला रोड बनाया, पहला रोड बना लेते हैं हम, ठीक है, जो कि क्या कहता है कि भाई 200 मीटर का है, ठीक है। तो मतलब यहां से लेके यहां तक का जो गैप है, ये वाला जो गैप है, ठीक है, तो ये हमारा आ गया फर्स्ट रोड, आ गया रोड नंबर 1, आ गया 200 मीटर का गैप, ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन। ऐसे ही, ठीक है, मैंने क्या करा, ये दूसरा रोड बना दिया, ठीक है, ये तीसरा रोड, मतलब गलियां 3, ये कितनी हो गई, 4, ठीक है, ये कितनी हो गई, 5, ठीक है। ऐसे ही आप चाहो तो सारी एक ही साइड कर दो, या चाहो तो इस साइड भी आप कर सकते थे, ठीक है, इस साइड भी आप कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने इधर से कर दिया, ठीक है, इधर से मैंने कर दिया, ये 1 2, ठीक है। तो हमको ऐसे हर एक डायरेक्शन के अंदर कितनी गलियां बनानी थी, 10 गलियां बनानी थी। तो वो गिन लेना कि क्या 10 हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो अब ये लेकिन ये है सब कौन सी डायरेक्शन में, तो आप बोलोगे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ और साउथ। ऐसे इसने बोला कि भाई साहब आपको बनाना क्या है, गली बनानी है हर एक डायरेक्शन में, ठीक है, क्लियर।
क्लियर। तो अब हम ऐसे ही हम वाई को लेकर मतलब ईस्ट और वेस्ट को ऐसे ये लाइन खींच दोगे आप, ये मेरी पहली गली हो गई इस डायरेक्शन के हिसाब से, ये दूसरी गली हो गई, ठीक है, इस डायरेक्शन के हिसाब से ये कहानी चल रही है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा मॉडल बनाते टाइम क्या मॉडल बनाने को कह रहा है, कि हर एक डायरेक्शन में मेरे पास कितनी लाइन वो होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 10। तो ये 4 यहाँ हो गई, 4 ऊपर हो जाएगी, ऐसे आप 10 बना देना। तो यहाँ पर यही बात चल रही है इधर, ठीक है, कि इस मॉडल के अंदर कितनी लाइन होनी चाहिए, हमारी 10 गलियां होनी चाहिए, वो भी हर एक डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, पहले वाले मॉडल का डायग्राम। ठीक है, इस तरीके से आपको बना देना है। ठीक है, 10 ऊपर 10 इधर, ठीक है, तो 10 इधर होनी चाहिए, 10 इधर होनी चाहिए, यही हमारा मॉडल था। अब जरा इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। मेन बात सेकंड पार्ट की है, कहता है कि यहां से ध्यान देना, मेन सेकंड बात की कह रहा है कि देयर आर द स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल। मॉडल के अंदर क्या कर रही है, गली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इच स्ट्रीट इंटरसेक्ट एट द फॉर्म्ड, किस फॉर्म में कर रही है, टू स्ट्रीट, दो गलियां, वन रनिंग, एक जा रही है नॉर्थ डायरेक्शन और दूसरी कहां जा रही है, दूसरी कहां जा रही है, ईस्ट की ओर। क्लियर, ठीक है, कि भाई जो आपने डायग्राम बनाया उसके अंदर क्या कर रहे हैं, दो गलियां जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक जा रही है नॉर्थ साउथ, दूसरी जा रही है ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में। अब कहता है इच स्ट्रीट मतलब गली जो है इंटरसेक्ट करती है, रिफर किस तरीके से, इन द फ्लोइंग मैनर, इस तरीके से, इफ द सेकंड जो लाइन है रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकंड लाइन कहां जा रही है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की ओर, कि जो सेकंड वाली लाइन है वो जा रही है नॉर्थ और साउथ की ओर जा रही है, ये बात ध्यान रखनी है। सेकंड लाइन कहां जा रही है हमारी, नॉर्थ साउथ की ओर, सेकंड लाइन कहां जा रही है, नॉर्थ और साउथ की ओर। और जो फिफ्थ गली है ईस्ट वेस्ट वाली, ठीक है, जो फिफ्थ है वो कहां जा रही है, ईस्ट और वेस्ट में जा रही है, इस तरीके से बनानी है। एंड मीट एट द सम क्रॉसिंग देन वी कॉल दिस स्ट्रीट, मतलब गली इंटरसेक्ट, तो क्या मैं इसको ये बोलूंगा 2,5 यूजिंग द कन्वर्जेशन फाइंड। अब ये भी मुझे फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे ग्राफ के अकॉर्डिंग दोबारा से। ठीक है, क्लियर, दोबारा से इसका डायग्राम बनाएंगे कि भाई डायग्राम जो भी था इसका दोबारा से बनाते हैं हम। ठीक है, और सेकंड और फिफ्थ को हम इंटरसेक्ट कर देंगे। क्लियर, तो ऐसा करते हैं हम कि यहां से हम खींच लेते हैं लाइन। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर हो गया, ये क्या हो गया, हमारा सेंटर हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये हमारा सेंटर हो जाएगा, ये मेरा क्या हो गया बच्चों, सेंटर हो गया। अब ये पहली गली है, ये दूसरी गली है। ठीक है, तो इसने बताया कि जो दूसरी गली है, बताया था या नहीं बताया था, जो दूसरी गली है वो कहां जा रही है, नॉर्थ और साउथ की ओर जा रही है। ठीक है, तो दूसरी गली जो है वो कहां जा रही है, नॉर्थ और साउथ की ओर। तो जैसे सेंटर से मैं दूसरी गली पे गया, यहां पर गया, अब ये दूसरी गली नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ और साउथ यही होगी, नॉर्थ क्योंकि ऊपर नॉर्थ था, नीचे हमारा साउथ था, क्या था, साउथ था। ठीक है, क्लियर, तो हमने क्या करा, ये दूसरी गली बना देते हैं, इधर दूसरी गली आ गई डायरेक्ट। ठीक है, ये जो लाइन खींच रहा हूं, आगे कलर ये रहा। ठीक है, ये ब्लैक कलर वाली जो है ये हमारी रोड हो गई, पहली गली और ये दूसरी गली। क्योंकि नॉर्थ साउथ बोला था कि जो सेकंड गली है वो नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में होना चाहिए, नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन हो गई। क्लियर, अब इसने बोला जो पांचवी गली होगी, ठीक है, क्लियर, जो पांचवी मेरी गली होगी उसकी बात कर रहा है वो। ठीक है, जैसे पहली गली थी 1 2 3, अब ऐसे यहां पर बात करता है क्योंकि 0,0 था, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। ठीक है, अब जो बात कर रहा है वो पांचवी गली, ठीक है, पांचवी गली की बात कर रहे हैं कि पांचवी गली जो जा रही है, पांचवी वो कौन सी है, ईस्ट और वेस्ट में, कहां पर है, ईस्ट और वेस्ट। तो जरा बना देते हैं हम, पांचवी कहां है, ये रही। ठीक है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन सबको पता है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन कहां है, ये रही, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर, तो अगर मैं देखूं तो ये पहली गली हो जाती, ये दूसरी हो जाती, ये तीसरी गली हो जाती है, चौथी, तो पांचवी कहां आ गई, ये आ गई हमारी। ठीक है, क्लियर, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर हुई बात।
ठीक है। तो अब मैं देखूं तो यहां पर आप देखोगे कि जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिकल देख सकते हो कि जब ये गलियां स्टार्ट हुई, चलना स्टार्ट किया इसने यहां से, ठीक है, तो ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, आप बोलोगे ये रहा, कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और यही बात उसने बोली थी कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, 2,5 होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना था। ये सेकंड गली हो गई, ये सेकंड गली हो गई, और ये मेरी फिफ्थ गली हो गई। ठीक है, अब इसने एक और चीज बोली हुई है, क्या कि भाई आपको इसी कन्वर्जेशन का यूज करते हो आपको करना है, ये देखना हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्ट कैन बी रेफर टू द 4,3। 4,3 पर कितनी गलियां होगी, तो 4 कहां था, तो आप बोलोगे भैया 4 जो था, 4 ये था, और कॉमा 3, 4,3 मतलब यहां पर, तो ये एक ही जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि 4 वाली लाइन यू जाएगी, ठीक है, ये लाइन यू जाएगी और ये लाइन यू जाएगी। क्लियर, तो 4,3 हो गया, मतलब एक ही गली, मतलब एक ही जगह वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट। क्योंकि आप देखो ना, ये लाइन यू जाएगी, ठीक है, और ये लाइन यू जाएगी, तो एक दूसरे को इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब कितनी हो गई हमारी एक तरीके से 4,3 के लिए, तो आप बोलोगे इसके लिए कितनी गलियां होंगी, पहले पार्ट के लिए ओनली 1 स्ट्रेट, एक ही लाइन जो हो रही है, एक ही गली जो हो रही है, वो क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। क्लियर। दूसरी बात देखते हैं, बी पार्ट में क्या था, 3,4, 3,4 में कितनी हो रही है, 3,4 कहां है, ये रहा, 3,4, 4 कहां है, ये रहा। तो ये भी एक ही गली है या नहीं है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो एक ही जगह पर इंटरसेक्ट हो रही है। तो अगले पार्ट के लिए भी आप इसके अगले पार्ट के लिए भी यही बात लिखोगे, कि अगले पार्ट के लिए भी यही बात लिखोगे, ओनली 1 स्ट्रेट, मतलब गली जो है वो इंटरसेक्ट करती है। तो यही बात पूछ रहा था कि पहले आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद आपको ये बताना है उसी डायग्राम को देखते हुए कि भाई साहब वहां पर कितनी गलियां एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो दिख गया एक ही गली थी, उसके ज्यादा नहीं थी। तो मतलब एक मॉडल के हिसाब से था, फालतू का क्वेश्चन, सिंपल भाषा में बोलूं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या था। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं हमारे पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कंप्यूटर ग्राफिक्स, है ना, एक कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम है जो डिस्प्ले करता है इमेज, लॉजिकल बात है, ऑन द रेक्टेंगुलर स्क्रीन में, कि भाई कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या कर रही है, डिस्प्ले कर रही है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब कहता है जिसका कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज द ओरिजिन, क्या होता है, ओरिजिन होता है एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, बॉटम, बॉटम से, बॉटम मतलब नीचे से, और लेफ्ट कहां है, ये रहा। तो ये जो होता है, ये क्या होता है इसका, ये क्या होता है, ओरिजिन पर होता है। ये वाला पॉइंट कहां होता है, ओरिजिन पर होता है, खुद ही बोला, लिख दिया। कहता है द स्क्रीन इज, अब स्क्रीन के बारे में बताया कि 800 पिक्सल इज वाइड, वाइड का मतलब लेंथ हो गई। ठीक है, मतलब कि ये जो स्क्रीन थी ये पूरी की पूरी कितने मीटर वाइड थी, 800 मीटर थी स्क्रीन जो आप बना रहे हो। और जो दूसरी थी वो कितनी थी, 600 मीटर हाई, हाई का मतलब ये वाली बात कर रहे हैं। क्लियर। अब कहता है एक सर्कुलर आइकॉन, एक सर्कुलर आइकॉन जो होता है जिसकी रेडियस कितनी है, 80 सेंटीमीटर है। कितनी है, 80 सेंटीमीटर, मतलब एक सर्कल बनाना है। पहली बात कह रहा है कि एक सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस कितनी है, 80 है। क्लियर। अब वो कहता है ड्रॉ विद द सेंटर, सेंटर का मतलब कंपास की जो नोक है, कंपास की जो नोक है वो कहां पर रखनी है। ठीक है, जो कंपास है वो कंपास वो कहां रखना है, 100,150 पर, सेंटर का मतलब यहां पर आपको रखना है। क्लियर हुई बात। यहां पर आपको क्या करना है, अपनी कंपास की नोक रखनी है इस वाले पॉइंट पर, और फिर 80 सेंटीमीटर खोलकर एक सर्कल बनाना है। फिर ऐसे ही बोला अनोदर सर्कल आइकॉन जिसका रेडियस कितना था, फिर उसने बोला दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 100 मीटर, और ये कहां पर रखकर ड्रॉ करना है, ये भी बताया इसने भी, इसका सेंटर बताया 250,230 पर रखकर ड्रॉ करना है। और डिटरमाइंड करना है, क्या डिटरमाइंड करना है फिर भाई, फिर इसने कुछ कंडीशंस बताई। ठीक है, फिर उसने कुछ कंडीशन बताई क्या क्या ढूंढना है,
ठीक है, कि वेदर एनी पार्ट ऑफ द सर्कुलर लाइट द स्क्रीन, कि भाई जो भी पार्ट है आइदर सर्कल का वो लाई करता आउटसाइड द स्क्रीन, कि स्क्रीन के बाहर जा रहा है या स्क्रीन के अंदर है। और फिर पूछ रहा है वेदर द फ्लोइंग सर्कल इंटरसेक्ट इच अदर, क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे। इसको थोड़ा बाद में समझते हैं, पहले इतना काम कंप्लीट करते हैं ग्राफ पर। जो इसने बोला, क्या बोला भाई, कि आपको एक स्क्रीन बनानी है जो कि 800 मीटर होगी और 600 वाइड होगी। तो पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं हम, यहां पर क्या बनाते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, क्लियर। तो हमने क्या करा, एक सबसे पहले रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्या बना रहे हैं हम, एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। ठीक है, गैप इधर लिख लेते हैं हम, गैप 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 कितने का लिख लें, आप बोलते हो भैया 100 का गैप लिख लो। तो ये हो गया 100, ये कितना हो गया 200, ये कितना हो गया 300, ये कितना हो गया 400, ये कितना हो गया 500, ये कितना हो गया 600, ये कितना हो गया 700, ये कितना हो गया 800, ये कितना हो गया 900, ये कितना हो गया 1000। ऐसे ही हम गैप इधर भी लिख लेते हैं, ये कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 200, ये कितना हो गया 300, ये कितना हो गया 400, ये कितना हो गया 500, ये कितना हो गया 600, ये कितना हो गया 700, ये कितना हो गया 800। अब इसने बोला था स्क्रीन के बारे में कि बच्चों स्क्रीन में जो हमारा लेफ्ट से बॉटम वाला पॉइंट है वो उसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओरिजिन। तो जरा ओरिजिन, तो मतलब मैं समझा कि भाई साहब मेरा ये जो पॉइंट है, ये मेरा जो पॉइंट आ गया वो मेरा रेक्टेंगल का आ गया। ठीक है, अब यहां से उसने कितने मीटर की लेंथ बोली थी, 800। कितनी बोली थी, 800। अब जरा 800 की लाइन खींच लेते हैं यहां से। ठीक है, ये इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, क्लियर, ये इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। थोड़ा सा डार्क भी कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए। ये 800 तक क्या हो गई, इसकी लेंथ हो गई। ठीक है, क्लियर हुई बात। और ऐसे जो इसकी वाइड थी वो कितनी बोली थी इसने, 600 बोली थी। ठीक है, कितनी बोली थी, 600 बोली थी। ठीक है, रेक्टेंगल स्क्रीन थी ना। अब स्क्रीन जरा बना भी लेते हैं। 800 से कहां तक बोला था इसने, 600। 600 कहां है, ये रहा। ठीक है, तो यहां से जरा ऊपर ले जाते हैं, ये हमारा स्क्रीन का पार्ट बन गया। ठीक है, तो ग्राफ के अंदर पहले ये स्क्रीन बनानी थी। ठीक है, तो ये रेड कलर से जो मेरा बॉक्स आया है यही मेरा क्या है, स्क्रीन बन गई। ठीक है, क्लियर। तो ये इसने बोला हुआ था स्क्रीन को लेकर, जो कि आपके सामने मैंने इधर स्क्रीन बना दी। अब इसने क्या बोला था कि भाई साहब, इसने बोला था कि आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, पहली बात क्या बोली, एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस कितनी है, 80 सेंटीमीटर, और उसका सेंटर, सेंटर का मतलब हो गया कंपास की नोक। कंपास की नोक कहां पर रखनी है, 100 और 150 पे। कहां रखनी है, 100 और 150 पे। तो पहले तो ढूंढते 100 और 150 है कहां। 100 ये रहा, 150 कहां आएगा, आप बोलोगे बिल्कुल यहां सेंटर में। तो यहां पर आ गया कंपास की नोक रखकर। ठीक है, कितने सेंटीमीटर ओपन करना होगा हमको, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, जरा आप कंपास ढूंढ लेते हैं, कहां पर है हमारा कंपास। ठीक है, तो पहले हम इसको यहां पर लाते हैं उठाकर। आजा भाई, आ गया, तू तो लेट गया यार। ओहो हो, ये तो चलाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसने हमको बोला था कितना, कितना बोला था, आप बोलोगे भैया 1.8। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, ठीक है, पहले इस तरीके से कंपास रखेंगे। जो सेंटर था, जो मेरा सेंटर था वो सेंटर लिखा। इस सेंटर से मैंने यहां से छोटी छोटी लाइन गिननी, कितनी, 800। 800 मतलब 8 लाइन गिन ली। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक सर्कल क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, जो कि आपके सामने मैंने एक सर्कल क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। क्लियर हो गई बात, ये आपके सामने एक सर्कल आ गया। ठीक है, क्लियर हुई बात। ठीक है, तो ये हमारा पहला सर्कल था। ठीक है, जो कि हमारे पास सेंटर भी था। ठीक है, सेंटर भी था, कितना था सेंटर हमको पता है,
ठीक है, तो ये हमारा सेंटर था, क्या था, आप बोलोगे 100, 150, और रेडियस कितनी थी, आप बोलोगे भैया 80 था, कितना था 80। क्लियर। अब मेरे को इसने ऐसे ही बोला कि भाई साहब ऐसे ही बोला कि जो दूसरा है हमारे पास, क्या है दूसरा, ठीक है, दूसरा वाला क्या था, चेक करते हैं दूसरे वाले का सेंटर क्या था। ठीक है, दूसरे वाले का 250, 230, 250, 230, 250 कहाँ आएगा, बिल्कुल सेंटर में यहां पर, और कितना था 230 कहाँ आएगा, 250 के बाद 250 के बाद 230, 200 ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहां से छोटी छोटी कितनी लाइन गिनोगे 5, और यहां से 200 के बाद कितनी लाइन गिनोगे 3। तो यहां पर ये बी वाला सेंटर था जो कि कितना था 250, 230, यही था। ठीक है, 250 कितना था बच्चों 230, 230। अब मुझे यहां पर दोबारा कंपास रखना था, और कंपास रखकर कितने सेंटीमीटर आप बोलोगे 100, मतलब 1 सेंटीमीटर का पूरा क्या लेना है, गैप लेना है। कितना लेना है, गैप लेना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने कंपास की नोक यहां रखी। ठीक है, क्लियर हुई बात, इसको हमने यहां तक खोला 1 सेंटीमीटर, मतलब ये अप्रोक्सीमेशन यहां तक। ठीक है, क्लियर। और इसको अब हम घुमा देते हैं, इसका कलर ले लेते हैं हम ये वाला। ठीक है, अब जरा इसको घुमा देते हैं हम। रुको 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 रुको, गलती हो जाती है अभी वरना। हाँ, ठीक है, क्लियर आ गया। अब इसको जरा घुमा देते हैं हम, आपके सामने घुमा दिया। ठीक है, क्लियर। अब हटा देते हैं हम। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब आप देखोगे इधर कि भाई साहब ये दो सर्कल बन रहे थे, ये दो हमारे पास क्या बन रहे थे, सर्कल बन रहे थे। ठीक है, क्लियर, ये दो सर्कल बन गए। अब इसने क्या पूछा, कि क्या बात पूछी है, इसने पूछी थी पहली बात कि वेदर एनी पार्ट ऑफ द आइदर सर्कल, की सर्कल का कोई जो पार्ट है वो लाई करता आउटसाइड द स्क्रीन, क्या स्क्रीन के बाहर है। आप देखो क्या ये पहला सर्कल और दूसरा सर्कल, क्या ये दोनों सर्कल स्क्रीन के बाहर जा रहे, स्क्रीन ये थी ना, ये डब्बा, क्या इसके बाहर जा रहे, आप बोलोगे नो। ठीक है, तो आप लिख दोगे सिंपल सी बात कि पहले पार्ट के लिए आप क्या आंसर लिख दोगे, नो, कि नो। ठीक है, नो एनी पार्ट ऑफ द सर्कल नाइदर लाई आउटसाइड द स्क्रीन, लिख देना है आपको कि नो एनी पार्ट ऑफ एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल, ठीक है, डज नॉट लाई आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द स्क्रीन, सॉरी, आउटसाइड द स्क्रीन। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या कहता है, दूसरी बात कह रहा है वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट इच अदर। अब भाई देख, क्या ये दोनों सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं या नहीं काट रहे हैं, आप बोलोगे डेफिनेटली काट रहे हैं। एक ये वाला पॉइंट हो गया और एक ये वाला पॉइंट हो गया, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप बोलोगे यस। तो हम बोलेंगे यस, यस इट इज इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट इच अदर, कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर, तो उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ग्राफ बनाकर बस आपको आंसर्स देने थे कि क्या वो स्क्रीन के बाहर जा रहा है, दोनों सर्कल आपने लिखा नहीं, क्या वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, आपने लिखा यस इंटरसेक्ट कर रहे थे। क्लियर, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, पॉइंट ए बी और सी, ये तीनों पॉइंट प्लॉट करने हैं, और सॉरी डी भी प्लॉट करना है, चलो अच्छी बात है। इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, एक प्लेन के अंदर, मतलब वही ग्राफ हो गया, और फिर पूछ रहा है क्या ये स्क्वायर है या नहीं है, ये चेक करना है। और कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, कि भाई आपको बताना भी है कि अगर आप स्क्वायर कह रहे हो तो क्यों स्क्वायर है, ये भी रीजन बताओ। फिर कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, इस स्क्वायर का एरिया क्या निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इसको ग्राफ के अंदर प्लॉट करते हैं। ये पॉइंट जो भी था हमारे पास, क्या था पॉइंट 2,1, 2 - 2 और दिस ये पॉइंट थे, इसको ग्राफ में हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं पहले तो। ठीक है, ठीक है, तो फिर एरिया निकालेंगे कि एरिया कैसे निकलता है, ग्राफ में प्लॉट करते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, तो हमने ग्राफ में क्या कर लिया, एक लाइन खींच ली, ये एक्स वाली हो गई। ठीक है, ऐसे ही हम वाई वाली लाइन खींच लेते हैं।
क्योंकि इसने बोला पहले प्लॉट करके देखना है कि भाई ये है या नहीं है। तो मुझे पता है ये पॉइंट क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया ये वाला जो पॉइंट हो जाता है ये हमारा 1 होता है, ये मेरा 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये हमारा ओरिजिन होता है, सबको पता है जहां लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, -1 -2 -3, ऊपर गया तो ये 1, ठीक है, ऊपर गया तो 2, ऊपर गया तो 3, ये 4, नीचे गया तो -1 -2 -3। क्लियर, ठीक है। अब क्या करो, प्लॉट कर देते हैं पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, 2,1, क्या था बच्चों 2,1। अब 2,1 कहाँ आएगा, 2 ये रहा 1 ये रहा, तो ये पहला पॉइंट आ गया जिसका नाम था 2,1। अब हम चेक करते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या था, -1 -2 -1 -2 -1, ठीक है, और 2 और 2 कहाँ है, ये रहा -1,2, ये हमारा बी पॉइंट था। चेक कर ले, यही था -1 और 2। क्लियर, y की वैल्यू 2, -2 -1 -2 -1 -2 -2 -1, मतलब ये रहा -1, ये मेरा सी पॉइंट हो गया। क्लियर, पॉइंट प्लॉट करना तो हम जानते ही अच्छे से, ठीक है। और फिर क्या कहता है हमारा डी, 1 -2, 1 और -2, 1 ये रहा और -2 ये रहा, ठीक है। अब इनको क्या कर देते हैं, हम मिला देते हैं जरा, ठीक है, क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, जरा मिलाकर देखें, ये इससे मिलेगा, ठीक है, इसको इससे मिलाना है और इसको इससे मिलाना है, ठीक है, और इसको इससे, ठीक है। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ग्राफ है, ठीक है, इसके डब्बे थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, बट अगर मैं देखूं तो आपको प्रैक्टिकली ये स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। अपने नोटबुक में आप बनाओगे तो आपको वहां दिख जाएगा कि ये स्क्वायर है, लेकिन इसने बोला है कि भाई आप कैसे डिक्लेयर करोगे कि ये आपका स्क्वायर है, पहले तो ये बताना है कि ये स्क्वायर है या नहीं, अगर है तो एक्सप्लेन करो कैसे। तो हम पहले चेक करेंगे स्क्वायर के बारे में। आप सबको एक बात पता होगी कि स्क्वायर होता क्या है, तो आप बोलोगे ये स्क्वायर का मतलब होता है जो गैप, कि स्क्वायर वो होता है, स्क्वायर वो होता है भैया जहां पर, ठीक है, जहां पर क्या होता है कि स्क्वायर वो होता है जहां पर हर साइड, अगर ये 3 है तो ये भी 3 हो, ये भी 3 और ये भी क्या होती है 3 होती है, इसी को क्या कहते हैं हम स्क्वायर बोलते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल। तो मैं यही पूछूं कि बच्चों क्या आपको पता है कि ए से लेकर बी तक का गैप कितना है, अगर मैंने पॉइंट दे रखा है कि ये गैप कितना है, अगर मैं पूछ रहा हूं कितना गैप है, तो सोचो मैं ये गैप कैसे निकालूंगा, कौन सा फॉर्मूला होगा, कमेंट में बताना कि ए से लेकर बी तक का गैप निकालना या इसकी लेंथ निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगता है। तो आप बोलोगे भैया हमको आपने सिखाया था, पहले ए से लेके बी तक का गैप निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पिछले वाले क्वेश्चन में अब यही कहानी करेंगे कि हम बारी बारी करेंगे, पहले ए से बी तक का गैप निकालेंगे, फिर बी से सी का, फिर सी से डी से, फिर डी से ए तक का, ठीक है। तो हम बारी बारी निकालेंगे गैप, ठीक है। एक रफली वे में मैंने डायग्राम बना दिया, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, ठीक है। जहां पर मुझे पता था ये 2,1 था, ये क्या था हमारा -1,2 था, और ये कितना था -2, -1, और डी कितना था 1, -2 था। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, कि भाई किसका गैप कहां तक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे, कि डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, कौन सा पॉइंट था, ए था, ए क्या था 2,1, एंड बी क्या था बच्चों, आप बोलोगे भैया बी था -1,2 था। और डिस्टेंस निकालने के लिए क्या लगाएंगे, आप बोलोगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लगा दे जरा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। और मुझे पता है इतने क्वेश्चन के लिए ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये कौन होता है x2, और ये कौन होता है y2। ये तो बात सबको पता ही होगी, ठीक है। तो हमने लगा दिया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस एक बचा, माइनस का स्क्वायर कितना होता है, -9 का स्क्वायर, आप बोलोगे 3 का स्क्वायर 9 + 1, तो आंसर कितना आ गया, √10 आ गया। क्लियर। अब ऐसे हम डिस्टेंस निकालेंगे, किसका डिस्टेंस निकालेंगे, आप बोलोगे भैया अगली बार आप डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस
ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, पॉइंट किसका, बी, किसका, बी से कहां तक का, आप बोलोगे सी तक का, कहां तक का बच्चों, सी तक का। क्लियर। और डिस्टेंस के लिए क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, दोबारा से वही फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, आप बोलोगे भैया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या था, आप बोलोगे भैया x2 जो था वो -2 था, माइनस x1 कितना था, -1, तो माइनस माइनस आप बोलोगे प्लस हो गया। y2 कितना था, -1, और ये भी -2। कर दे कैलकुलेशन जल्दी से, आप बोलोगे हाँ भैया जी जल्दी जल्दी कर दो। ठीक है, वीडियो बड़ी लंबी हो गई, क्या करें यार, क्वेश्चन इतने सारे इसमें। तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी कितना आ गया, √10 यूनिट आ गया। क्लियर। सेम कहानी, अब अगली बार डिस्टेंस किसके निकलेगा, आप बोलोगे सी से लेकर डी तक का। किसका निकलेगा, सी से लेकर डी तक का। अब दोबारा से डिस्टेंस निकाल देते हैं हम, कि डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, ऑफ अ पॉइंट सी का। सी क्या था, आप बोलोगे ये सी था हमारा -2, -2, 1, एंड डी क्या था ढूंढो, आप बोलोगे डी था 1, -2। क्या लगेगा, आप बोलोगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 कितना था, आप बोलोगे भैया ये हमारा x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, तो 1, ठीक है, माइनस इधर भी, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आप बोलोगे प्लस हो जाएगा। y2 कितना था, -2, y1 कितना था, माइनस माइनस प्लस हो गया। कैलकुलेशन करें तो आप बोलोगे हाँ भैया 3 का स्क्वायर हो गया प्लस ये -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 9, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो आंसर कितना आ गया, √10 आ गया। क्लियर। तो मतलब मैं क्या समझा, ये भी √10, ये भी √10, ये भी √10, अब कौन बच गया, आप बोलोगे डी ए भी बच गया। तो अब डिस्टेंस निकालते हैं किसका, डी से लेकर ए तक का, किसका, डी से लेकर ए तक का। ठीक है, तो दोबारा से मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया कि डिस्टेंस बिटवीन डी क्या था बच्चों, आप बोलोगे भैया 1, -2 था, और ए क्या था, आप बोलोगे ए था 2, 1, इसके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो अब अंडर रूट वही कहानी है, ठीक है, कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 कितना था, आप बोलोगे 2 था, ये -1 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 कितना था 1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है क्योंकि यहां भी माइनस यहां भी माइनस, तो ये कितना आ गया, आप बोलोगे 1 आ गया, ये कितना आ गया 3 आ गया। तो कैलकुलेशन वही चल रही है जो हमने पीछे से की, 1 + 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी कितना आ गया, √10। अब बच्चा क्या करता है, इतना करने के बाद भी है ना, वो सोचता है ये स्क्वायर है, नहीं। एक चीज ध्यान रखना, ये टॉपिक हमारा 10th क्लास में भी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके एक चैप्टर है, 7 चैप्टर है। क्लियर, वहां पर भी था ये कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि स्क्वायर है या नहीं है, या रेक्टेंगल है। तो देखो, जब भी डायग्राम से मुझे ये पता लगाना स्क्वायर है या नहीं, तो पहले तो आप पूरी साइड निकालोगे, क्या करोगे, पूरी साइड निकालोगे। उसके बाद ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन, इसको बोलते हैं हम डायगोनल। क्या बोलते हैं बच्चों, डायगोनल। तो हम अगली बार डायगोनल भी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डायगोनल का भी डिस्टेंस निकालेंगे, कि ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, क्या ये दोनों डायगोनल आपस में बराबर है या नहीं है, ये भी पता लगाना होता है। अगर ये बराबर होंगे तो हम बोल देंगे स्क्वायर है, अगर बराबर नहीं है तो स्क्वायर नहीं, ये रोम्बस कहलाता है। क्या कहलाता है, रोम्बस कहलाता है। क्लियर। तो यही चीज हमको चेक करनी है कि डायगोनल भी निकालना पड़ेगा, अगर आप डायगोनल नहीं निकालते तो आपका कॉन्सेप्ट यहां से पूरा गलत हो जाता। तो अगली बार हम डायगोनल निकालेंगे, कि भाई साहब दोबारा से डिस्टेंस निकालेंगे, कि डिस्टेंस निकालेंगे किसके बीच में, कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। अब हम देख लेते हैं ए की वैल्यू क्या थी, आप बोलोगे 2, 1, और इसकी क्या थी, -2, -1। तो फॉर्मूला लगाए, आप बोलोगे डेफिनेटली क्या होता है फॉर्मूला, आप बोलोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपने देखा x2 कितना है, आप बोलोगे भैया ये हमारा x1 होता है, ये y1 होता है, ये मेरा x2 होता है, ये y2 होता है। तो -2 का स्क्वायर हो गया प्लस -1 का स्क्वायर हो गया। कैलकुलेशन करी, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं बच्चों, आप बोलोगे प्लस हो जाते हैं। तो ये कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर बोले तो कितना हो गया, √20 हो गया। अब ऐसे ही हम डिस्टेंस निकालेंगे, किसका डिस्टेंस निकालेंगे, आप बोलोगे बी से लेकर डी का,
बिटवीन बी एंड डी। दोबारा बोल रहा हूं कि जब भी मुझे रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस किसी डायग्राम से प्रूफ करना हो तो साइड के साथ साथ आपको डायगोनल भी निकालना बहुत जरूरी होता है। तो -1 है ना, और डी, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाया √x2 - x1, x2 -x1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस y2 -y1, ठीक है। तो -2 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो एक और एक कितने हो गए, दो, दो का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होगा, ये भी स्क्वायर। तो आपका कितना आ गया, आप बोलोगे 4 हो गया। ये कितना हो गया, 16। तो कितना आ गया, √20 हो गया। तो अब देखो, अगर डायगोनल इक्वल आ गए, साइड के साथ डायगोनल इक्वल आ गए, तो आप बोलोगे हाँ कि ये स्क्वायर है। अगर डायगोनल इक्वल नहीं होते तो स्क्वायर नहीं, ये रोम्बस कहलाता। क्लियर। तो आप इधर लिखोगे सारी बातें कि भाई साहब जो हमारी साइड थी, साइड में कौन कौन था, आप बोलोगे डिस्टेंस था जो, ठीक है, डिस्टेंस ए बी का वो बराबर था डिस्टेंस, ठीक है, BC का बराबर था डिस्टेंस CD का बराबर था डिस्टेंस, ठीक है, DA का, और कितने यूनिट था, √10। क्लियर। और ऐसे ही इसके बाद आप लिखोगे कि भाई साहब जो इसका डायगोनल था, क्या था, डायगोनल, जो डायगोनल था, डायगोनल कौन था, डायगोनल में था डिस्टेंस ऑफ AD बराबर है डिस्टेंस ऑफ BAC बराबर है डिस्टेंस ऑफ BD। कितने यूनिट आया, कितने यूनिट आया, √20 आया। क्लियर। तो इसलिए हम लिखेंगे कि हैंस इट इज स्क्वायर। तो यही हमारी एक्सप्लेनेशन थी कि मैंने इसको स्क्वायर क्यों बोला। ठीक है, डायग्राम देख के तो मुझे दिख गया था कि डायग्राम के हिसाब से स्क्वायर है, बट मुझे बताना था प्रैक्टिकली रीजन कि मैं इसको स्क्वायर बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं। तो दोबारा बोल देता हूं, जब मुझे किसी फिगर को जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हो और मुझे पता लगाना हो वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है या पैरेललोग्राम है, तो ध्यान रखना अगर सारी साइड इक्वल है और उसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं तो स्क्वायर कहलाता। अगर इसकी सारी साइड इक्वल है बट डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो क्या कहलाता, रोम्बस कहलाता। क्लियर। सेम कहानी रेक्टेंगल में होती है, अगर दो अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल कहलाएगा, अगर दो साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो हमारा पैरेललोग्राम कहलाता है। क्लियर। तो अब इसने ये भी बोला था कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द दिस स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा। भाई एरिया निकालने बैठूं तो एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया अगले पार्ट में एरिया ऑफ स्क्वायर बोल रहे हैं तो फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं बोलूं इसकी साइड कितनी आई थी, साइड कितनी आई थी, हर जगह साइड कितनी थी, 10-10 यूनिट थी, कितनी थी, 10-10 यूनिट थी साइड। तो साइड का मतलब कितना हो गया, √10 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कट जाता है, तो क्या आंसर आ गया, 10 स्क्वायर यूनिट। तो यही मेरा फाइनल आंसर था जो इसने एरिया पूछा था। क्लियर इस चीज का। तो ये तो था हमारा चैप्टर 1 यूज ऑफ कोऑर्डिनेट का एंड ऑफ द चैप्टर, जो कि फाइनली पार्ट 2 के अंदर एंड हो गया है। अगली वीडियो के अंदर मैं कवर कराने वाला हूं चैप्टर नंबर 1, बेसिक के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।